हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो आप सभी। आपका स्वागत है आपके यूट्यूब चैनल क्रिएटिव स्टडी एके पर। आज से भाई आप क्रैश कोर्स की सीरीज स्टार्ट कर रहे हैं और इस सीरीज के अंदर जो आप लोगों के दिसंबर के अंदर एग्जाम होने वाले हैं उनका जो सिलेबस है वो कवर करेंगे। ठीक है, सबसे पहले बता देते हैं क्या प्रोसीजर रहेगा। ये जो वीडियो है भाई, इस वीडियो के अंदर आप ये टॉपिक कवर करेंगे। ठीक है, सबसे पहले जो टॉपिक रहेगा दैट इज थर्मोडाइनमिक बेसिक, यानी कि थर्मोडाइनमिक के बारे में जो बेसिक चीजें हैं वो मैं आपको बताने वाला हूँ। उसके बाद टाइप्स ऑफ सिस्टम और प्रॉपर्टीज ऑफ सिस्टम। उसके बाद नेक्स्ट टॉपिक रहेगा आप लोगों का स्टेट फंक्शन एंड पाथ फंक्शन। नेक्स्ट टॉपिक इज थर्मल इक्विलिब्रियम। उसके बाद जीरोथ लॉ ऑफ थर्मोडाइनमिक्स। ठीक है, हीट एंड वर्क, हीट क्या होता है, वर्क क्या होता है, साइन कन्वेंशन, हीट और वर्क के लिए जो आप साइन कन्वेंशन यूज करते हैं, कब पॉजिटिव हीट होगी, कब नेगेटिव हीट होगी, कब पॉजिटिव वर्क होगा, कब नेगेटिव वर्क होगा। उसके बाद एक्सप्रेशन फॉर वर्क डन, ये बुक के अंदर भाई आप लोगों को इस तरह से भी मिलेगा, एक्सप्रेशन फॉर मैकेनिकल वर्क डन। ठीक है, या मैकेनिकल वर्क डन, राइट, इस तरह से आप लोगों को बुक के अंदर ये टॉपिक मिल सकता है। उसके बाद आप लोगों के पास आएगा नेक्स्ट टॉपिक फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडाइनमिक्स। फिर फर्स्ट लॉ की जो एप्लीकेशन है आप वो देखेंगे। ठीक है, फिर एक छोटा सा टॉपिक है दैट इज अबाउट इंटरनल एनर्जी, इंटरनल एनर्जी क्या होती है। ठीक है, कंप्लीट स्टडी। उसके बाद वर्क डन ड्यूरिंग आइसोथर्मल एंड एडियाबैटिक प्रोसेस, इसका जो डेरिवेशन है भाई वो एग्जाम में आप लोगों से पूछा जाता है। और अगर आपको यहाँ पर दिखाई नहीं दे रहा है तो मैं बता दूं, लिमिटेशन ऑफ फर्स्ट लॉ, कि जो थर्मोडाइनमिक्स का फर्स्ट लॉ था उसकी जो लिमिटेशंस थी वो क्या थी, राइट। ये सारी चीजें आप इस वीडियो के अंदर डिस्कस करने वाले हैं। वीडियो थोड़ा सा लंबा होगा, तो जर्नली कर क्या रहा हूं मैं, आप लोगों के लिए क्रैश कोर्स लेके आए हैं और इस क्रैश कोर्स के अंदर मैं क्या करूंगा बता देता हूं। एक को आप लोगों के पास 4 यूनिट है। ठीक है, यूनिट फर्स्ट, यूनिट सेकंड, यूनिट थर्ड, यूनिट 4। ठीक है, अब बात आती है कि आप किसी यूनिवर्सिटी को स्पेशली फॉलो कर रहे हो क्या। हाँ जी, जो अपनी जीजेयू यूनिवर्सिटी है हिसार की, इसका जो सिलेबस है भाई वो फॉलो कर रहा हूं मैं, राइट। अब जो थर्मोडाइनमिक्स है ना, चाहे किसी भी यूनिवर्सिटी का सिलेबस हो उसके अंदर ये टॉपिक्स होते ही होते हैं। ठीक है, बट मैं स्पेशली जो फॉलो कर रहा हूं दैट इज जीजेयू यूनिवर्सिटी हिसार। इसकी जो बुक है थर्ड सेमेस्टर के अंदर, थर्ड सेमेस्टर के अंदर आप लोगों की बुक है भाई थर्मोडाइनमिक्स, हीट एंड थर्मोडाइनमिक्स नाम से। ठीक है, हीट एंड थर्मोडाइनमिक्स, इसको आप जनरली कवर करने वाले। ठीक है, अब कवर कैसे करेंगे ध्यान से सुनना। 4 यूनिट है, एक यूनिट के ऊपर आप लोगों को 2 वीडियो मिलेगी। ठीक है, एक यूनिट के ऊपर आप लोगों को 2 वीडियो मिलेगी। सिमिलरली यहां पर आप लोगों को 2 वीडियो मिलने वाली है, यहां पर भी 2 वीडियो और यहां पर भी 2 वीडियो, राइट। तो इसको आप बोल सकते हो कि जर्नली आप लोगों को क्रैश कोर्स प्रोवाइड किया जाएगा। क्या किया जाएगा, क्रैश कोर्स। इस क्रैश कोर्स के अंदर जो आपकी फर्स्ट यूनिट है वो मैं 2 वीडियो में कंप्लीट करा दूंगा। अब ये यूनिट फर्स्ट की पहली वीडियो है। इस वीडियो का टारगेट रहेगा, जो ये टॉपिक लिखे हुए हैं ये सारे टॉपिक मैं आप लोगों को भाई आज इस वीडियो के अंदर समझाने वाला हूँ। डिटेल्ड एग्जाम में कैसे लिखने हैं सारी चीजें कंप्लीट बताने वाला हूँ। ठीक है, तो करना क्या होगा, पेशेंस बना के रखना और साथ की साथ नोट्स जरूर बनाए भाई। ठीक है, जो चीजें मैं बोल दूं उसको साथ की साथ नोट जरूर करते रहें। ओके, तो करते हैं स्टार्टिंग आज की वीडियो की, राइट। इसका स्क्रीनशॉट लेना है ले सकते हो, उसके बाद आप टॉपिक की स्टार्टिंग करते हैं। हेडिंग डालो भाई अब थर्मोडाइनमिक्स। ठीक है, अब जो ये थर्मोडाइनमिक वर्ड है ना, ये 2 वर्ड से बना है। एक है अपने पास थर्मो, सेकंड वर्ड है डायनेमिक्स। ठीक है, क्या वर्ड है, एक वर्ड है थर्मो, दूसरा वर्ड है डायनेमिक्स। तो थर्मो प्लस डायनेमिक्स क्या बनता है, थर्मोडायनेमिक्स बनता है। जो थर्मो वर्ड है इसका मतलब होता है हीट। ठीक है, कई बुक्स में इसको थर्म भी लिख देते हैं, THERM। ठीक है, थर्म, तो इसका मतलब क्या है, हीट। डायनेमिक्स का मतलब क्या है, मोशन। तो जर्नली थर्मोडायनेमिक्स क्या है, हीट इन मोशन के बारे में जो स्टडी होती है ना उसी को जर्नली क्या बोलते हैं, थर्मोडायनेमिक्स बोलते हैं। तो लिखो इसको, थर्मोडायनेमिक्स is the study of heat in motion. Thermodynamics is the study of heat in motion.
साथ की साथ नोट्स बनाना, और जो आप लोगों के एग्जाम हो गए ना, एग्जाम से पहले जिसने ये वीडियो देख ली उसकी फर्स्ट यूनिट तैयार हो जाएगी। ठीक है, जो वीडियो देखोगे उसको साथ की साथ याद करवा दूंगा। ठीक है, नीचे जो टाइम है ना, 1.5 घंटे का, 1 घंटे का, जो भी टाइम आप लोगों को दिखाई दे रहा है, इसके ऊपर मत जाना, वीडियो को आराम से देखना और साथ की साथ नोट्स बनाना। इस चीज की मैं गारंटी लेता हूं, जैसे ये वीडियो खत्म होती है सारी चीजें आपको याद हो जाएगी। ठीक है, उसके बाद एक बारी प्रैक्टिस कर ली तो कभी भूलोगे नहीं। स्टार्टिंग करते हैं, साथ की साथ चीजों को नोट करते रहना। ठीक है, तो थर्मोडायनेमिक्स क्या है? थर्मोडायनेमिक्स इज द स्टडी ऑफ हीट इन मोशन, राइट। अब वर्ड आ गया हीट। अब हीट के बारे में भी पता होना चाहिए भाई। हीट क्या है? एक फॉर्म ऑफ एनर्जी है। लिख लो, इट इज अ फॉर्म ऑफ एनर्जी। इट इज अ फॉर्म ऑफ एनर्जी which flow from high temperature, which flow from high temperature to low temperature। अब हीट के बारे में भी पता लग गया कि भाई एक फॉर्म है एनर्जी का जो कि फ्लो करता है कहां से? हाई टेम्परेचर से लो टेम्परेचर की तरफ। समझ गए? उसके बाद थर्मोडायनेमिक्स के अंदर भाई दो तरह की अप्रोच आती है। एक आती है मैक्रोस्कोपिक अप्रोच, एक आती है माइक्रोस्कोपिक अप्रोच। ठीक है, अब इनको समझना भी जरूरी है। क्यों जरूरी है? जब आप लोग बुक पढ़ोगे वहां पर दो वर्ड मिलेंगे आप लोगों को, मैक्रोस्कोपिक प्रॉपर्टी और माइक्रोस्कोपिक प्रॉपर्टी। ठीक है, क्या वर्ड मिलेंगे? एक होती है अपने पास मैक्रोस्कोपिक प्रॉपर्टी, या इसको अप्रोच बोल सकती हो, और सेकंड आती है अपने पास माइक्रोस्कोपिक अप्रोच। अब दोनों में डिफरेंस क्या होता है? इन दोनों में डिफरेंस क्या होता है इसको एक एग्जांपल से समझते हैं। जैसे कि आप लोगों का ये क्लासरूम है। क्या है? क्लासरूम है। ठीक है, जिस क्लासरूम के अंदर आप लोगों की क्लास लगती है, ठीक है, उसका कुछ ना कुछ रूम नंबर होता है, रूम नंबर 10। ठीक है, रूम नंबर 10 में आप लोगों की क्लास लगती है, और क्लास के अंदर क्या है? आप लोग बैठे हो, आप लोगों के फ्रेंड्स हैं वो बैठे हैं, राइट। अब क्लासरूम का इन अप्रोच से क्या लेना देना, तो इसको एक एग्जांपल से समझाता हूं। एग्जाम्पल से समझाई हुई चीजें लंबे समय तक याद रहती है। ठीक है, अब देखो भाई, जो ये रूम है ना, इस रूम के अंदर बीएससी नॉन मेडिकल सेक्शन डी की क्लास लगती है। समझ गए? तो जर्नली कर क्या रहे हैं? रूम की प्रॉपर्टी के बारे में पढ़ रहे हैं। किसकी प्रॉपर्टी के बारे में पढ़ रहे हैं? पूरे रूम की प्रॉपर्टी के बारे में पढ़ रहे हैं। इसके अंदर जितने भी स्टूडेंट हैं उनसे कोई लेना देना नहीं है। यानी कि पूरी रूम की जो प्रॉपर्टी आएगी वो कहां आती है? दैट इज अंडर मैक्रोस्कोपिक अप्रोच। अब मैं लैंग्वेज बोल रहा हूं, ध्यान से समझना। क्वांटिटी ऑफ मैटर को कंसीडर किया जाता है विदाउट कंसीडरिंग द इवेंट एट मोलिकुलर लेवल। इसके अंदर जो पार्टिकल्स होते हैं ना, वो बहुत छोटे छोटे होते हैं, जिसको आप अपनी आंखों से देख नहीं सकते। ये तो स्टूडेंट है, आप लोग इसको देख सकते हो। इसका मतलब ये है कि आप क्या करते हैं? रूम की प्रॉपर्टी पढ़ते हैं, इसके अंदर क्या हो रहा है कोई लेना देना नहीं है। तो पूरे सिस्टम या क्वांटिटी ऑफ मैटर की जो अप्रोच होती है, दैट कम्स अंडर मैक्रोस्कोपिक अप्रोच। समझ गए? अब माइक्रोस्कोपिक अप्रोच क्या है? इसके अंदर भाई देखो, ये जो स्टूडेंट है इनके बारे में पढ़ रहा। ठीक है, अब पहली बात, सबके कुछ ना कुछ नाम होंगे। ये राम है, ये दीपक है, ठीक है, ये अमन है, ये श्याम है। ठीक है, पहली प्रॉपर्टी तो यही होगी। अब इनकी कुछ ना कुछ हाइट होगी। मान के चलो इसकी हाइट है 5.7 इंच, इसकी है 5.6, इसकी है 5.9, इसकी है 5.8। कुछ ना कुछ इसकी हाइट होगी। सिमिलरली इनकी कुछ ना कुछ डेट ऑफ बर्थ होगी। तो जर्नली क्या कर रहे हैं आप? रूम के बारे में नहीं देख रहे, रूम के अंदर क्या है उसकी जो स्टडी कर रहे हैं, दैट्स कम अंडर माइक्रोस्कोपिक अप्रोच। यानी कि क्या करते हैं यहां पर आप कंसीडर क्या करके चलते हैं कि जो पार्टिकल है, ठीक है, या जो सिस्टम है, वो क्या होगा? मेड अप ऑफ वेरी लार्ज पार्टिकल। ठीक है, क्या बना होगा?
वेरी लार्ज नंबर ऑफ डिस्टिंक्ट पार्टिकल। मैं लैंग्वेज में जा रहा हूं, समझना, वेरी लार्ज नंबर ऑफ डिस्टिंक्ट पार्टिकल। और क्या होगा, उन डिस्टिंक्ट पार्टिकल की अपनी अपनी प्रॉपर्टी होगी, ठीक है, अपनी अपनी अलग अलग क्या होगी, प्रॉपर्टी होगी। तो इसी प्रॉपर्टी को जब आप पढ़ते हैं दैट्स कम्स अंडर माइक्रोस्कोपिक अप्रोच, और इसको आप जनरली कहां पढ़ते हैं, स्टैटिकल। कहां पढ़ते हैं, स्टैटिकल थर्मोडायनेमिक्स, ठीक है, कहां पढ़ते हैं, स्टैटिकल थर्मोडायनेमिक्स। समझ गए। अब बात आती है इनकी डेफिनेशन की। तो डेफिनेशन आप लोगों को भाई यहां पर साइड में दिख जाएगी, ठीक है, उसको देख के लिख लेना। मैं रफ कर देता हूं एक बार ये। अब इसकी जो डेफिनेशन है वो आप लोगों को बोर्ड के ऊपर दिखाई दे जाएगी, इसको ध्यान से पढ़ना, पढ़ोगे सारी चीजें क्लियरली समझ में आ जाएगी। अब मैक्रोस्कोपिक अप्रोच के अंदर क्या लिखा हुआ है, इन दिस अप्रोच सर्टेन क्वांटिटी ऑफ मैटर इज कंसीडर विदाउट टेकिंग इनटू अकाउंट द इवेंट अकरिंग एट मोलिकुलर लेवल। यानी कि भाई रूम के बारे में देखा अपने, रूम के अंदर क्या चल रहा है उससे कोई लेना देना नहीं होता है, ठीक है। तो आप क्या करते हैं, पार्टिकल्स का ओवरऑल बिहेवियर, यानी कि सारे पार्टिकल्स को इकट्ठा करके जो बिहेवियर आता है उसके बारे में स्टडी करते हैं, एंड दैट अप्रोच इज नोन एज मैक्रोस्कोपिक अप्रोच। समझ गए। उसके बाद नेक्स्ट आप लोगों को दिखाई दे रही होगी माइक्रोस्कोपिक अप्रोच के बारे में, माइक्रो, ठीक है, इसकी बात कर रहा हूं मैं माइक्रो की। इन दिस अप्रोच कंसीडर दैट, इस अप्रोच में क्या करते हैं, दिस अप्रोच कंसीडर दैट द सिस्टम इज मेड अप ऑफ वेरी लार्ज पार्टिकल्स, ठीक है, वेरी लार्ज नंबर ऑफ डिस्टिंक्ट का मतलब होता है अलग अलग। अपन मान के चलते हैं जो सिस्टम है वो अलग अलग पार्टिकल से बना है, ठीक है, जिसको आप जनरली क्या बोलते हैं, मॉलिक्यूल्स बोलते हैं। और द मॉलिक्यूल्स हैव डिफरेंट वेलोसिटी एंड एनर्जी। ये तो आप लोगों को पता है कि हर मॉलिक्यूल्स की अपनी कुछ न कुछ एनर्जी होगी, कुछ न कुछ वेलोसिटी होगी, विच इज कंसीडर्ड, ठीक है, विच इज कंसीडर्ड डायरेक्टली विद द स्ट्रक्चर ऑफ मैटर, ठीक है, या ऐसे भी बोल सकते हो, कंसीडर की जगह कंसर्न्ड, यहां पर कंसर्न्ड ही नजर आ रहा होगा आप लोगों को, विच इज कंसर्न्ड डायरेक्टली विद द स्ट्रक्चर ऑफ मैटर इज नोन एज स्टैटिकल थर्मोडायनेमिक्स। समझ गए। रूम के बारे में स्टडी किया, यानी कि ओवरऑल बिहेवियर के बारे में स्टडी किया, दैट्स कम अंडर मैक्रोस्कोपिक अप्रोच। और अगर आप इंडिविजुअल पार्टिकल्स के बारे में स्टडी करते हैं एट मोलिकुलर लेवल, दैट अप्रोच कम्स अंडर माइक्रोस्कोपिक अप्रोच, और इसको जनरली आप पढ़ते हैं स्टैटिकल थर्मोडायनेमिक्स के अंदर। समझ गए, इसको उतार लिया होगा। अब नेक्स्ट हेडिंग लिखो भाई, एनर्जी, ठीक है। अभी वर्ड आया था वेलोसिटी, तो आप समझते हो एनर्जी। एनर्जी क्या होती है अभी, लिखो इसको, कैपेसिटी ऑफ डूइंग यूजफुल वर्क। सिंपल सी डेफिनेशन है, ठीक है, कई बार पूछ लेता है एनर्जी क्या होती है। एनर्जी क्या होती है, कैपेसिटी ऑफ डूइंग यूजफुल वर्क, ठीक है, सही काम करने की जो क्षमता होती है, दैट इज नोन एज एनर्जी। नेक्स्ट लिखो भाई, अब कुछ बेसिक सी बातें हैं थर्मोडायनेमिक्स के बारे में। क्या है, सिस्टम, सराउंडिंग और यूनिवर्स। जैसे ही आप लोग थोड़ा सा आगे बढ़ते हो तो आप लोगों को देखने को मिलेगा सिस्टम, सराउंडिंग और यूनिवर्स। अब ये क्या होता है भाई, जनरली जो सिस्टम है उसको सराउंडिंग, यानी कैसे भी बोल सकते हो, सिस्टम प्लस सराउंडिंग क्या बना देते हैं भाई, यूनिवर्स बना देते हैं। अब ये सिस्टम क्या है, सराउंडिंग क्या है, यूनिवर्स क्या है, एक बारी लिख लो इसको एक बारी, उसके बाद आपको समझाते हैं। सिस्टम क्या है, पार्ट अंडर इन्वेस्टिगेशन, पार्ट अंडर इन्वेस्टिगेशन, पार्ट अंडर इन्वेस्टिगेशन, ठीक है। अब सराउंडिंग क्या है, सराउंडिंग है भाई सिस्टम को छोड़ के जो पार्ट बच गया, एक्सपेक्ट सिस्टम, ठीक है, सिस्टम को छोड़ के जो पार्ट बच गया। और यूनिवर्स क्या है, जब सिस्टम और सराउंडिंग को मिला देंगे तो यूनिवर्स बन जाएगा। अब इसको समझते हैं, ठीक है। फिर से क्लासरूम आ गया आप लोगों का, ठीक है। फर्स्ट डे कॉलेज का, क्लास में जाते हो, रूम नंबर 10, ठीक है, ये आप लोगों का डोर हो गया, यहां पर स्टूडेंट्स बैठे हैं,
पहली बात भाई, कोई भी मेरी बात को दिल पे मत लेना, ठीक है। एग्जाम्पल से थर्मोडाइनमिक्स याद रहती है और मैं एग्जाम्पल्स ही लेने वाला हूँ, चाहे आप लड़के हो चाहे आप लड़कियां हो, ठीक है, लड़की हो लड़कियां हो, तो मेरी बात का बुरा मत मानना, ठीक है। तो स्टार्टिंग करते हैं। आप लोग कॉलेज के अंदर जाते हो, ठीक है। कॉलेज के अंदर जाते ही जैसे ही आप लोग रूम में एंटर करते हो, पहली बात क्लास में टीचर नहीं है, ठीक है, क्लास में टीचर नहीं है। जैसे ही आप लोग रूम में एंटर करते हो, रूम में एंटर करते ही आप लोगों को एक सुंदर सी कन्या दिखाई देती है ना, ये है सुंदर कन्या। इस सुंदर कन्या से आपकी आंखें मिल जाती हैं, समझ गए। अब आप कह रहे हो इस बात का सिस्टम सराउंडिंग से क्या लेगा, रुको जरा। जैसे ही आप क्लास में एंटर करते हो, सुंदर कन्या से आंखें मिलती है, तो भाई आप लोगों के लिए जो ये सुंदर कन्या है, दैट इज सिस्टम। ये आप लोगों के लिए किसका काम करेगा, सिस्टम का काम करेगा। सुंदर कन्या को छोड़ के बाकी सारी चीजें हैं वो क्या कहलाएगी, दैट इज सराउंडिंग, ठीक है। सुंदर कन्या को छोड़ के जो सारी चीजें बच गई, दैट इज सराउंडिंग। और सिस्टम और सराउंडिंग को मिला दो तो यूनिवर्स, समझ गए। यानी कि जो आपकी ऑब्जर्वेशन में है, इन्वेस्टिगेशन में है, जिस चीज को आप दो लोग देख रहे हो, मैं कैमरे को देख रहा हूं, कैमरा इज सिस्टम फॉर मी। कैमरे को छोड़ के बाकी सारी चीजें जितनी भी बच गई वो क्या है, सराउंडिंग है। और दोनों को मिला दे यूनिवर्स बन गया। आप लोग मुझे देख रहे हो, मैं आप लोगों के लिए क्या हूं, सिस्टम हूं। मेरे को छोड़ के बाकी जो चीजें बच गई, दैट इज, मेरे को नहीं देख रहे, फोन को देख रहे हो, फोन आप लोगों के लिए क्या है, सिस्टम है। फोन को छोड़ के बाकी जो चारों तरफ चीजें हैं, दैट इज सराउंडिंग। और दोनों को मिला दो, यूनिवर्स बन गए। समझ गए होगे, समझदार हो, ठीक है, उतार लिया होगा इसको। अब देखो, अब ये तो है नहीं, पेपर के अंदर आ गया तो ऐसे बना के आएंगे, ठीक है। कैसे लिखते हैं देखो, इसको ऐसे बनाते हैं, ठीक है। ये सिस्टम है, ये क्या है, सिस्टम है। बाहर, सिस्टम के बाहर जो चीजें होती हैं, दैट इज सराउंडिंग, दैट इज सराउंडिंग, ठीक है। अब दोनों को मिला दे, यूनिवर्स बन गया। अब ध्यान से सुनना, सिस्टम और सराउंडिंग को सेपरेट किया जाता है बाउंड्री से, ठीक है। सिस्टम और सराउंडिंग के बीच में जो ये रेड मार्कर से लाइन बनी हुई ना, दैट इज नोन एज बाउंड्री। क्या बोलते हैं इसको, बाउंड्री बोलते हैं। क्या बोलते हैं, बाउंड्री बोलते हैं। बाउंड्री का समझना बहुत जरूरी है आप लोगों के लिए, ठीक है। जो सिस्टम और सराउंडिंग के बीच में है ना, वो क्या है, बाउंड्री है। अब बाउंड्री क्या है, बाउंड्री ये समझ लो, कोई दीवार हो सकती है, ठीक है। जैसे आप रूम के अंदर हो तो रूम की दीवार है ना, ये क्या है, आप लोगों के लिए बाउंड्री हो जाएगी। जहां पर आप बैठे वो सिस्टम हो गया, और दीवारों से बाहर की चीज सराउंडिंग होगी, ठीक है। अब जो ये बाउंड्री है ना, ये आप लोगों की रियल हो सकती है, इमेजनरी हो सकती है। क्या हो सकती है, रियल हो सकती है, इमेजनरी हो सकती है, ठीक है। अब इन ये जस्ट समझना, रियल हो सकती है जिसको देख सकते हो, इमेजनरी जिसको नहीं देख सकते, रिजिड हो सकती है, फ्लेक्सिबल हो सकती है, कंडक्टिंग हो सकती है, इंसुलेटिंग हो सकती है, या नॉन कंडक्टिंग बोल दो, नॉन कंडक्टिंग हो सकती, ठीक है। अब इसके अंदर भाई दो ही चीजें हैं जिनका आपसे लेना देना है। पहली आती है कंडक्टिंग, ठीक है। क्या आती है, कंडक्टिंग। नॉन कंडक्टिंग, और इसको जर्नली आप लोग इंसुलेटिंग लिख लो, बेस्ट रहेगा। इंसुलेटिंग, इंसुलेटिंग, ठीक है। इन दो चीजों को थोड़ा ध्यान से समझना। अब कंडक्टर्स क्या होते हैं, जो इलेक्ट्रिसिटी को पास होने दे, समझ गए। जो इलेक्ट्रिसिटी को अपने अंदर से पास होने दे उनको क्या बोलते हैं, कंडक्टर बोलते हैं। इंसुलेटर्स क्या होते हैं, जो अपने अंदर से इलेक्ट्रिसिटी को पास नहीं होने देते। अब कंडक्टिंग और इंसुलेटिंग का यहां पर क्या मतलब है, यहां पर डायरेक्टली मतलब है हीट से, ठीक है। कंडक्टर या कंडक्टिंग, अगर यहां पर कंडक्टिंग वॉल्स हो, कंडक्टिंग बाउंड्री हो, तो इसका मतलब क्या है भाई, फ्लो ऑफ हीट होगा। क्या होगा, फ्लो ऑफ हीट होगा, ठीक है। यानी कि क्या होगा, जो हीट है
वो क्या कर सकती है, इन वॉल्स से सिस्टम और सराउंडिंग के बीच में एक्सचेंज हो जाएगी। इंसुलेटिंग का मतलब क्या होगा, इंसुलेटिंग का मतलब है नॉट फ्लो ऑफ हीट, नॉट फ्लो ऑफ हीट, यानी कि हीट का फ्लो नहीं होगा। इन वॉल्स को अगर मैं क्या कर देता हूं, इंसुलेटिंग कर देता हूं, तो इसका मतलब हीट नहीं जा सकती। जैसे कि ये जो आप लोग पानी की थर्मस देखते हो, इसकी जो वॉल्स है ना, वो क्या होती है, इंसुलेटिंग होती है। पानी बहुत टाइम के बाद ठंडा या गर्म होता है, ठीक है। जैसे कि ठंडा पानी डाल दिया तो बहुत टाइम के बाद गर्म होगा। चाय की थर्मस देख लो, चाय डाल दी तो एक मान लो कुछ टाइम बाद, ऐसा नहीं डाल दी 10 मिनट बाद ठंडी होगी, नहीं, कुछ टाइम बाद जाके ठंडी होगी। तो एक्सचेंज ऑफ हीट क्या हो जाता है, वहां नहीं होता है, राइट। अब यहां पर देखो, कंडक्टिंग वॉल्स क्या होगी, जहां पर हीट का एक्सचेंज हो। इंसुलेटिंग वॉल्स क्या होगी, जहां पर हीट का एक्सचेंज ना हो। अब यहां पर दो नए वर्ड आप लोगों को देखने को मिलेंगे कंडक्टिंग के केस में। जो कंडक्टिंग वॉल्स होती है उसको जनरली क्या बोला जाता है, डायाथर्मिक, ठीक है। इसको क्या बोल सकते हैं, डायाथर्मिक। क्या बोल देते हैं इसको, डायाथर्मिक। इंसुलेटिंग को जनरली क्या बोल देते हैं, एडियाबेटिक, ठीक है। समझ गए, ये बेसिक सी चीजें हैं। कंडक्टिंग को क्या बोलते हैं, डायाथर्मिक, इंसुलेटिंग को क्या बोलते हैं, एडियाबेटिक। ये वर्ड्स आप लोगों को देखने को मिलेंगे। आपको बोल देगा वॉल्स आर डायाथर्मिक। डायाथर्मिक का मतलब है हीट जा सकती है भाई, यानी कि सिस्टम और सराउंडिंग के बीच में हीट एक्सचेंज हो सकती है। आपको बोल दिया एडियाबेटिक, एडियाबेटिक के अंदर क्या होता है भाई, हीट एक्सचेंज नहीं होती। समझ गए, तो ये वॉल्स जो बाउंड्री है उसके बारे में चीजें आपको पता लग गई। अब नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट अपने पास आते हैं भाई टाइप्स ऑफ सिस्टम, ठीक है। नेक्स्ट आते हैं टाइप्स ऑफ सिस्टम, हेडिंग डालो टाइप्स ऑफ सिस्टम। सिस्टम जनरली आप तीन तरह के लेके चलते हैं, ओपन, क्लोज और आइसोलेटेड, ठीक है। हेडिंग डालो टाइप्स ऑफ सिस्टम। टाइप्स ऑफ सिस्टम, अब मैं आपको समझा देता हूं भाई, ठीक है। उसके बाद टाइप्स ऑफ सिस्टम, जनरली अपने पास तीन तरह के सिस्टम होते हैं। पहला है ओपन सिस्टम, पहला क्या है, ओपन सिस्टम। ओपन सिस्टम, अब ओपन सिस्टम का मतलब क्या होता है भाई, जब अपने पास एनर्जी और मास है, ठीक है, दोनों सिस्टम और सराउंडिंग के बीच में क्या हो, एक्सचेंज हो। व्हेन बोथ एनर्जी एंड मास एक्सचेंज अकर बिटवीन सिस्टम एंड सराउंडिंग इज कॉल्ड ओपन सिस्टम। यानी कि क्या हो, एनर्जी भी चेंज हो और मास भी चेंज हो, ठीक है। एक्सचेंज किसका हो, एनर्जी का भी हो एंड मास का भी हो, ठीक है। व्हेन बोथ एनर्जी एंड मास एक्सचेंज अकर बिटवीन सिस्टम एंड सराउंडिंग इज नोन एज ओपन सिस्टम। अब इसका एग्जांपल क्या है, चाय का कप है, ठीक है। चाय के कप को क्या करो, थोड़ी देर के लिए यहां रख दो, यानी कि आपके रूम में रख दो, क्या होगा, चाय ठंडी हो जाएगी। चाय ठंडी हो जाएगी उसका मतलब क्या है, चाय पहले गर्म थी, फिर क्या होगी, ठंडी होगी, यानी कि हीट का या एनर्जी का क्या हो गया, एक्सचेंज हो गया। हीट क्या है, फॉर्म ऑफ एनर्जी ही तो है, एक्सचेंज हो गया। उसके बाद क्या होगा, चाय भाप बन के उड़े भी होगी, जो चाय की भाप है, स्टीम से है, वो क्या होगी, उड़ेगी, एटमोस्फेयर के अंदर चली जाएगी, ठीक है। तो क्या हो रहा है, जनरली मास का भी लॉस हो रहा है, ठीक है, चाय आपकी कम हो जाएगी। समझ रहे हो, तो इसका एग्जाम्पल क्या है, ए ओपन कप ऑफ टी, आ ओपन कप ऑफ टी। डेफिनेशन लिखो तो अच्छी बात है, वरना क्या करना, मैं बाद में आप लोगों को यहां पर सारी प्रोवाइड कर दूंगा। नेक्स्ट है अपने पास क्लोज सिस्टम। अब क्लोज सिस्टम क्या होता है भाई, क्लोज सिस्टम के अंदर क्या होगा, मास का एक्सचेंज नहीं होगा, एनर्जी का एक्सचेंज होगा, ठीक है। क्या होगा, क्लोज सिस्टम के अंदर क्या होगा, अपने पास एनर्जी का तो होगा एक्सचेंज, ठीक है, एनर्जी का क्या होगा, एक्सचेंज, और मास का एक्सचेंज होगा नहीं। समझ गए, मास का एक्सचेंज नहीं होगा। इसका था ए ओपन कप ऑफ टी, ओपन
कप ऑफ टी। ओपन कप ऑफ टी का मतलब है भाई कि आपने उस कप को किसी चीज से ढका नहीं है ऊपर, यानी कि वो ऊपर से खुला है, ठीक है। क्लोज सिस्टम के अंदर क्या होगा, क्लोज, ठीक है, एक क्लोज कप ऑफ टी, कप ऑफ टी। अब इसका मतलब क्या है सॉरी गाइस, ये मेरे पास कप है, ठीक है, ऐसे समझो ये मेरे पास कप है, पहले ये ओपन था, अब मैंने क्या किया, इस कप को ढक दिया, ठीक है। ढकने के बाद क्या होगा, ये कप के अंदर जो चाय है वो थोड़े टाइम बाद ठंडी तो हो जाएगी, ठीक है, यानी कि एनर्जी का तो एक्सचेंज हो रहा है। ढकने के बाद जो इसका मास है, यानी कि जो वेपर बन रहे थे वो नहीं बनेंगे, यानी कि वो सराउंडिंग के अंदर नहीं जाएंगे। तो इसका मतलब क्या हो गया, एनर्जी का तो एक्सचेंज होगा बट अपने पास जो मास है वो एक्सचेंज नहीं होगा। इसका एग्जाम्पल आप लोगों को मिल गया। अब उसके बाद नेक्स्ट आता है आइसोलेटेड सिस्टम। आइसोलेटेड सिस्टम के अंदर क्या होगा भाई, ना तो अपने पास मास एक्सचेंज होगा, ना अपने पास एनर्जी एक्सचेंज होगी, ठीक है। आइसोलेटेड सिस्टम, आइसोलेटेड सिस्टम। अब ये क्या है भाई, आइसोलेटेड सिस्टम के अंदर ना तो आप लोगों का मास एक्सचेंज होगा, ना ही आप लोगों की एनर्जी एक्सचेंज होगी, ठीक है। व्हेन नो एक्सचेंज बिटवीन सिस्टम एंड सराउंडिंग इज नोन एज आइसोलेटेड सिस्टम। अब क्या करो, चाय को थर्मस के अंदर डाल दो, ठीक है, ये थर्मस है, इस थर्मस के अंदर मैंने चाय को डाल दिया। अब एक्चुअली होगा क्या, जब इसको थर्मस के अंदर डाला तो थर्मस क्या करेगी, एनर्जी को एक्सचेंज नहीं होने देगी, यानी कि ये चाय गर्म है तो ये गर्म ही रहेगी, ठीक है, और चाय अगर ठंडी है तो ठंडी ही रहेगी, और उसके बाद मास का तो एक्सचेंज हो ही नहीं रहा है, ठीक है। तो इसका मतलब क्या हो गया कि आप लोगों का ना तो मास एक्सचेंज हो रहा है, ना आप लोगों की एनर्जी एक्सचेंज हो रही है, ठीक है। अब इसका एग्जाम्पल क्या है, हॉट कप ऑफ टी इन थर्मस बोतल, ठीक है। अब जो ये सारी चीजें हैं आप लोगों को स्क्रीन के ऊपर दिखाई दे जाएगी, इसका स्क्रीनशॉट ले लेना, ये डेफिनेशन है सारी मिल जाएगी आपको, इसका स्क्रीनशॉट ले लेना, या मैं आप लोगों को 30 सेकंड दे रहा हूं, जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट लो और इसको खत्म करो। उसके बाद नेक्स्ट लिखो भाई, प्रॉपर्टीज ऑफ सिस्टम। दो तरह की प्रॉपर्टी होती है, एक्सटेंसिव एंड इंटेंसिव प्रॉपर्टी, ठीक है। प्रॉपर्टीज ऑफ सिस्टम दो तरह की प्रॉपर्टी होती है, ठीक है, मैं इसको बता देता हूं, स्क्रीन के ऊपर आप लोगों को सारी चीजें दिखाई दे जाएगी, ठीक है, डेफिनेशन वो मिल जाएगी। एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी, ठीक है, हेडिंग डाल लेना प्रॉपर्टीज ऑफ सिस्टम, प्रॉपर्टीज ऑफ सिस्टम। दो तरह की प्रॉपर्टी होती है भाई, एक होती है अपने पास एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी, यानी कि जो अमाउंट ऑफ मैटर के ऊपर डिपेंड करे, एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी जो अमाउंट ऑफ मैटर के ऊपर डिपेंड करती है, ठीक है। एंड एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी ऑफ ए सिस्टम डिपेंड्स अपॉन द साइज, डिपेंड्स ऑन द सिस्टम साइज एंड द अमाउंट ऑफ मैटर, ठीक है, इन द सिस्टम। अब इसके एग्जांपल मास, वॉल्यूम, हीट कैपेसिटी होगी अपने पास, इंटरनल एनर्जी होगी, तो ये सारे एग्जांपल किसके हो गए, एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी के। उसके बाद अपने पास आती है इंटेंसिव प्रॉपर्टी, ठीक है। नेक्स्ट क्या है, इंटेंसिटी, यानी कि जो अमाउंट ऑफ मैटर के ऊपर डिपेंड ना करे, ऐसी प्रॉपर्टी को क्या बोलते हैं, इंटेंसिव प्रॉपर्टी बोलते हैं। और अगर इसके एग्जाम्पल के बारे में बात करें तो डेंसिटी, टेम्परेचर, प्रेशर, विस्कोसिटी एक्सेट्रा, ठीक है, ये सारी चीजें आपको मिल जाएगी। अब नोट के अंदर एक चीज लिख लो कि दो एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी, अगर मैं एक्सटेंसिव बाय एक्सटेंसिव करता हूं, ठीक है, एक्सटेंसिव बाय एक्सटेंसिव करता हूं तो जनरली अपने को क्या मिलेगी भाई, इंटेंसिव प्रॉपर्टी मिलेगी, ठीक है। आप कहोगे इसका एग्जांपल बताओ, तो एग्जांपल देखो, मास क्या है, एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी है, वॉल्यूम क्या है, एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी है, तो मास अपॉन वॉल्यूम जनरली क्या होता है, डेंसिटी, और डेंसिटी क्या है, इंटेंसिव प्रॉपर्टी है। तो इसको लिख लो भाई, ये सारी चीजें आपको स्क्रीन के ऊपर दिखाई दे रही होगी, इसको एक बार देख लेना। एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी मैटर के ऊपर डिपेंड करती है, इंटेंसिव प्रॉपर्टी मैटर के ऊपर डिपेंड नहीं करती। दो एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी को अगर आप रेशियो लेते हैं या डिवाइड करते हैं,
ठीक है, एक एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी को दूसरी एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी से डिवाइड करते हैं, दैट इज इंटेंसिव प्रॉपर्टी। इसका एग्जांपल हो गया मास अपॉन वॉल्यूम, दैट इज नोन एज डेंसिटी, राइट। इसको लिख लो जल्दी से, डू इट फास्ट, नोट के अंदर जरूर लिखना। अब देखो, उसके बाद आप लोगों के पास आता है स्टेट फंक्शन एंड पाथ फंक्शन, ठीक है। अब स्टेट फंक्शन क्या होता है? स्टेट फंक्शन जो क्वांटिटी, ठीक है, स्टेट फंक्शन देखो भाई, जो क्वांटिटी क्या करे, इनिशियल और फाइनल स्टेट ऑफ सिस्टम के ऊपर डिपेंड करे, उसको जनरली क्या बोलते हैं? अपन बोलते हैं स्टेट फंक्शन, ठीक है। क्वांटिटीज विच डिपेंड्स अपॉन इनिशियल एंड फाइनल स्टेट ऑफ सिस्टम, ठीक है, स्टेट ऑफ सिस्टम इज नोन एज स्टेट फंक्शन। या इसको ऐसे भी बोल सकते हो, प्रॉपर्टीज हुज वैल्यू does not depends on the path follow to acquire the state are known as state function, ठीक है। अब इसका एग्जांपल टेम्परेचर, वॉल्यूम, प्रेशर, ठीक है, स्क्रीन के ऊपर आप लोगों को दिखाई दे रही होगी स्टेट फंक्शन की डेफिनेशन, राइट। उसके बाद नेक्स्ट आप लोगों के पास आता है पाथ फंक्शन, जो क्वांटिटीज क्या करती है भाई, जो अपन ने पाथ फॉलो किया है उसके ऊपर डिपेंड करती है, दैट इज नोन एज पाथ फंक्शन। सिंपल सी बात है भाई, याद करने का तरीका क्या है, पाथ वर्ड आ गया ना तो ये पाथ के ऊपर डिपेंड करती है, ठीक है। स्टेट आ गया, ये जनरली क्या करती है, इनिशियल और फाइनल के ऊपर डिपेंड करती है, ठीक है। क्वांटिटीज व्हिच डिपेंड्स ऑन द पाथ फॉलो टू एक्वायर दैट स्टेट आर कॉल्ड पाथ फंक्शन। हीट और वर्क इसका जनरली क्या हो गया, एग्जांपल हो गया, राइट। तो ये आप लोगों के थे स्टेट फंक्शन और पाथ फंक्शन, ठीक है। ये बेसिक सी डेफिनेशन है, ज्यादा डीप में जाने की जरूरत नहीं है, जस्ट पता होना चाहिए व्हाट आर स्टेट फंक्शन एंड पाथ फंक्शन, राइट। तो स्टेट फंक्शन जो इनिशियल और फाइनल पे डिपेंड करे, ठीक है, ये ऐसे भी बोल सकते हो पाथ के ऊपर डिपेंड ना करे। पाथ फंक्शन जो पाथ के ऊपर जनरली क्या करते हैं, डिपेंड करते हैं, दैट इज नोन एज पाथ फंक्शन। नेक्स्ट हेडिंग डालो, थर्मल इक्विलिब्रियम। थर्मल इक्विलिब्रियम, अब इसको मैं एक लाइन में खत्म कर सकता हूं, ठीक है, और इसके ऊपर एक लेक्चर भी बन सकता है भाई। अब इसके अंदर ज्यादा पढ़ने की जरूरत नहीं है, सिंपल सी बात है भाई। थर्मल इक्विलिब्रियम जनरली क्या होती है, जब सिस्टम की माइक्रोस्कोपिक प्रॉपर्टी क्या रहे, कांस्टेंट रहे। सिस्टम की कौन सी प्रॉपर्टी, माइक्रो, सिस्टम की माइक्रो, ठीक है, माइक्रोस्कोपिक प्रॉपर्टीज। अब प्रॉपर्टीज कौन सी होती है, प्रेशर हो गया, वॉल्यूम हो गई, टेम्परेचर हो गया, ठीक है, लाइक ऐसे लिख लेना। सिस्टम की माइक्रोस्कोपिक प्रॉपर्टीज लाइक प्रेशर, वॉल्यूम, टेम्परेचर, मास, ठीक है, एक्सेट्रा, ये क्या रहे, कांस्टेंट रहे, ठीक है, क्या रहे, कांस्टेंट रहे। उसको जनरली क्या बोलते हैं, थर्मल इक्विलिब्रियम बोलते हैं। अब इसकी एक डेफिनेशन और है, वो लिखो, मैं बोल रहा हूं, ये आप लोगों को स्क्रीन के ऊपर दिखाई दे जाएगी, ठीक है, यहां पर दिखाई दे रही होगी, मैं बोल भी देता हूं। ए सिस्टम इज सेड टू बी इन थर्मोडायनेमिकल इक्विलिब्रियम इफ इट्स स्टेट डज नॉट चेंज इन एनी वे, ठीक है, डज नॉट चेंज इन एनी वे। अब एनी वे जो वर्ड यूज हुआ है ना, उसका मतलब क्या है, उसकी जो स्टेट है ना तो वो मैकेनिकल, ना वो केमिकल, और ना वो इसके अंदर, ना वो थर्मल, ठीक है। इक्विलिब्रियम के अंदर चेंज होनी चाहिए। जनरली इक्विलिब्रियम के अंदर मैकेनिकल, केमिकल और थर्मल। मैकेनिकल इक्विलिब्रियम क्या होता है, इसकी डेफिनेशन आपको लास्ट में मिल जाएगी, ठीक है। मैकेनिकल इक्विलिब्रियम जनरली क्या होता है भाई, मैकेनिकल इक्विलिब्रियम समझ लो इसको, केमिकल इक्विलिब्रियम, और एक वर्ड आया है आप लोगों का, दैट इज थर्मल। देखो भाई, मैकेनिकल के अंदर जनरली क्या होती है, जो फोर्सेस एक्ट करती है, ठीक है, जैसे ये अपन एक क्लास का एग्जांपल लिया था, ठीक है, क्लास का एग्जांपल लिया था, यहां पर स्टूडेंट था, यहां पर स्टूडेंट था। अब इसका मतलब क्या है कि ना तो इन स्टूडेंट्स के ऊपर, यानी कि सिस्टम के अंदर जितने भी पार्टिकल्स हैं एट मॉलिक्यूलर लेवल,
ना तो उनके ऊपर कोई अनबैलेंस फोर्स लगनी चाहिए और ना ही सिस्टम और सराउंडिंग के बीच में कोई अनबैलेंस फोर्स लगनी चाहिए। अगर ये कंडीशन सेटिस्फाई होती है देन सिस्टम इज नोन एज मैकेनिकल इक्विलिब्रियम। ठीक है, सिस्टम के ऊपर भी फोर्स नहीं लग रही है कोई अनबैलेंस और सिस्टम और सराउंडिंग के बीच में भी कोई फोर्स नहीं लग रही है, उसको जनरली आप क्या बोल देते हैं, मैकेनिकल इक्विलिब्रियम बोल देते हैं। ठीक है, उसके बाद केमिकल इक्विलिब्रियम क्या होता है भाई, जैसे देखो जड़ाया किसी भी चीज को, राख बन गई। ठीक है, तो उसका क्या हो गया, डिकम्पोजिशन हो गया, राइट। तो इसी तरह के जो चेंज होते हैं, अगर ऐसा भी चेंज नहीं हो रहा है, कोई इंटरनल चेंज नहीं हो रहा है, ठीक है, सिस्टम का भी कोई इंटरनल चेंज नहीं हो रहा है और सिस्टम और सराउंडिंग के बीच में भी कोई इंटरनल चेंज नहीं हो रहा है, दैट इज नोन एज केमिकल इक्विलिब्रियम। और थर्मल का तो आप लोगों को पता ही है, ना ही सिस्टम का टेम्परेचर चेंज हो रहा है और ना ही सिस्टम और सराउंडिंग के बीच का टेम्परेचर चेंज हो रहा है, तो जनरली उसको क्या बोल देते हैं, थर्मल इक्विलिब्रियम बोल देते हैं। जब ये तीनों इक्विलिब्रियम सेटिस्फाई करते हैं तो जनरली आप उसको क्या बोलते हैं, थर्मोडायनेमिकल इक्विलिब्रियम बोल देते हैं। ठीक है, इन किसी स्टेट के अंदर अगर क्या होता है, वैल्यू चेंज नहीं होती तो उसी को जनरली आप क्या बोलते हैं, थर्मोडायनेमिकल इक्विलिब्रियम बोल देते हैं। सारी चीजों की डेफिनेशन आप लोगों को स्क्रीन के ऊपर मिल जाएगी, तो इसको भाई 30 सेकंड है आप लोगों के पास, इसको एक बारी लिख लेना। ठीक है, मैं इसको रफ कर देता हूं। अब सारी चीजें आपको स्क्रीन के ऊपर मिल जाएगी, तो इसको आप लोग नोट कर सकते हो। अब ये 2 नंबर में पूछता है तो आप डायरेक्ट बता सकते हो, ठीक है, एक्सप्लेन करके, जैसे मैंने बताया। ओके, अब देखो भाई, नेक्स्ट अपने पास टॉपिक क्या आता है, दैट इज जीरोथ लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स। ठीक है, नेक्स्ट टॉपिक क्या आता है, जीरोथ लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स। हेडिंग डालो भाई, जीरोथ लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स, जीरोथ लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स। अब इस लॉ की पता है खास बात क्या है, थर्मोडायनेमिक्स के अंदर आप लोग लॉ पढ़ते हो, थर्मोडायनेमिकल फर्स्ट लॉ, थर्मोडायनेमिकल सेकंड लॉ। ये जो लॉ है ना, ये सबसे बाद में डिस्कवर किया गया था, यानी कि फर्स्ट लॉ भी डिस्कवर हो गया था, सेकंड लॉ भी डिस्कवर हो गया था। ठीक है, इन जितने भी लॉ थे थर्मोडायनेमिकल के, और डिस्कवर होने के बाद इस लॉ को डिस्कवर किया गया था, जीरोथ लॉ को। और बट इसको पढ़ते कहाँ है आप, सबसे पहले पढ़ते हैं। ठीक है, अब ये लॉ क्या बताता है भाई, जनरली आप 3 सिस्टम लेके चलते हैं। ठीक है, अब 3 सिस्टम क्या है, ध्यान से समझना भी, फिर डेफिनेशन बताता हूं मैं आप लोगों को। ये जो मैं बाउंड्री बना रहा हूं ना, अगर आपको ऐसी बाउंड्री मिलती है ना कहीं पर जहां पर मैं पढ़ा रहा हूं, इसका मतलब होता है वॉल्स आर एडियाबैटिक। ठीक है, या इसको जनरली क्या बोल देते हैं, इंसुलेटिंग वॉल्स। इसका मतलब क्या है कि वॉल्स कैसी है, इंसुलेटिंग है, यानी कि हीट का एक्सचेंज नहीं होगा। यहां पर जनरली आप क्या करते हैं भाई, 2-3 सिस्टम लेते हैं। ठीक है, ए सिस्टम ये हो गया, बी सिस्टम ये हो गया। ठीक है, ए और बी के बीच में वॉल्स कैसी है, थर्मोडायनेमिक इंसुलेटिंग वॉल्स है, यानी कि क्या होगा, इन दोनों के बीच में जो थर्मल चेंजेस है, प्रेशर, वॉल्यूम, टेम्परेचर, वो चेंज नहीं होगा। ऐसे बोल सकते हो टेम्परेचर का चेंज नहीं होगा। ठीक है, ये मेरे पास सिस्टम क्या है, सी है। इसकी जो वॉल्स है ना सिस्टम सी की, वो मैं किस तरह की ले रहा हूं भाई, कंडक्टिंग ले रहा हूं, यानी कि क्या होगा, ये डॉटेड लाइन है, इसका मतलब है वॉल्स कैसी है, कंडक्टिंग है। ठीक है, कैसी है, कंडक्टिंग है। अब क्या होगा भाई इससे, अगर यहां पर जनरली आप लिखते कैसे हैं, अगर मेरे पास ए एंड सी थर्मल इक्विलिब्रियम में, ये देखो ए है, ये सी है, ये बी है। ठीक है, ए और सी क्या है, थर्मल इक्विलिब्रियम में है, ए एंड सी आर इन थर्मल इक्विलिब्रियम। अब इसका मतलब क्या है, देखो इन दोनों के बीच में वॉल्स कैसी है, कंडक्टिंग है। इसका टेम्परेचर मान के चलो T1 है, इसका टेम्परेचर T2 है, तो जब तक दोनों का टेम्परेचर सेम नहीं होगा, हीट फ्लो करती रहेगी। ठीक है, सिमिलरली बी एंड सी, बी किस में है, आर इन थर्मल इक्विलिब्रियम, बी एंड सी आर इन थर्मल इक्विलिब्रियम। तो यहां से जनरली आप बोल सकते हैं
कि जो मेरे पास A एंड B है वो भी किस में होगा, वो भी होगा R इन थर्मल इक्विलिब्रियम। तो ये जनरली अपने पास क्या है भाई, जीरोथ लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स है। ठीक है, ये दोनों क्या है अपने पास, सिस्टम है। ये किस में है, ये अपने पास इंसुलेटिंग वॉल से सेपरेटेड है। C क्या है, कंडक्टिंग वॉल से सेपरेटेड है। तो जनरली क्या होगा, A और C किस में है, थर्मल इक्विलिब्रियम में है। B और C किस में है, थर्मल इक्विलिब्रियम में है। तो मैं बोल सकता हूं A एंड B आर ऑल्सो इन थर्मल इक्विलिब्रियम। ठीक है, अब इसकी जो डेफिनेशन है वो स्क्रीन के ऊपर आप लोगों को दिखाई दे जाएगी। डेफिनेशन क्या है, दिस लॉ स्टेट्स दैट if we have three system, this law state that if we have three system A, B and C, A and B are separately in thermal equilibrium with C. A and B are separately in thermal equilibrium with C. Then A and B are also in thermal equilibrium with one another. ठीक है, विद वन अनदर। ये अपने पास क्या था भाई, जीरोथ लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स था। ठीक है, अब इसके बाद बात आती है हीट के बारे में। हीट आप लोग पढ़ चुके हो, फॉर्म ऑफ एनर्जी है। ठीक है, जो क्या करती है, हाई टेम्परेचर टू लो टेम्परेचर फ्लो करती है। अब जर्नली इसको आप लोग साइन कन्वेंशन भी बोल सकते हो। ठीक है, दो चीजें आएगी, एक तो वर्क के बारे में पढ़ना होगा आप लोगों को। ठीक है, उस एक आप लोगों को हीट के बारे में पढ़ना होगा। ठीक है, अब वर्क और हीट मैं आप लोगों को बता देता हूं कैसे कैलकुलेट करते हैं थर्मोडायनेमिक सिस्टम के लिए। तो सबसे पहले लिखो हीट। हीट क्या है, फॉर्म ऑफ एनर्जी है। हीट क्या है, फॉर्म ऑफ एनर्जी है जो फ्लो करती है हाई टेम्परेचर से लो टेम्परेचर की तरफ। ठीक है, अब साइन कन्वेंशन की बात आती है। ठीक है, साइन कन्वेंशन की बात आती है। तो कॉलेज के अंदर गए थे। ठीक है, कॉलेज के अंदर गए, एंट्री ली, एंट्री लेने के बाद अखियां बीड़ी थी। ठीक है, लड़की से आंख मिल गई। ठीक है, लड़का ही होगा, लड़के और लड़की की आंख मिल गई। अब आंख मिली तो क्या हुआ, दोनों के अंदर दोस्ती होगी। ठीक है, नहीं, बेस्ट फ्रेंड बन गए। बेस्ट फ्रेंड बनने के बाद स्टोरी वैसे ही नहीं सुना रहा, बहुत कुछ है इसका मतलब, ध्यान से समझना। ठीक है, जैसे ही आंख मिलती है दोस्त बन गए, दोस्त बनते ही पिज्जा खाने चले गए। ठीक है, कहां चले जाते हैं, पिज्जा खाने के लिए चले जाते हैं। ठीक है भाई, पिज्जा खाने के लिए चले जाते हैं तो काउंटर पे जाके पिज्जा ऑर्डर करते हैं। ठीक है, काउंटर पे जाके क्या करते हैं, पिज्जा ऑर्डर करते हैं। ये खड़ी है लड़की। ठीक है, पिज्जा कर दिया ऑर्डर। जैसे ही पिज्जा ऑर्डर कर दिया उसके बाद बात आती है बिल देने की। लड़कियां बुरा मत मानना भाई, उसके बाद बात आती है बिल देने की। ठीक है, पैसे देने की। अब समझना साइन कन्वेंशन। ठीक है, साइन कन्वेंशन यानी कि आप लोगों को हीट गिवन बाय द सिस्टम, हीट गिवन ऑन द सिस्टम, ये सारी चीजें याद करने की जरूरत नहीं है, स्टोरी से याद हो जाएगी। जैसे ही पैसे देने की बात आती है तो जनरली क्या होगा, सिस्टम को पैसे देने पड़ते हैं। यहां पर सिस्टम को कंपेयर करते हैं जनरली लड़की से। ठीक है, अगर सिस्टम को पैसे देने पड़ गए, गिवन बाय द सिस्टम। ठीक है, गिवन बाय द सिस्टम। अब नए नए फ्रेंड्स बने थे, पिज्जा खाने चले गए। पिज्जा खाने के बाद मतलब पिज्जा खाने चले गए, पिज्जा का ऑर्डर किया, ऑर्डर करते ही पैसे की बात आती है। अगर पैसे लड़की को देने पड़ गए तो लड़की हो जाएगी नाराज। लड़की क्या हो जाएगी, नाराज। ठीक है, तो इस केस में जो साइन कन्वेंशन आता है दैट इज नेगेटिव। समझ गए? इसको जनरली ऐसे भी बोल सकते हो, लॉस ऑफ हीट। ठीक है, पैसे से गर्माई आती है। ठीक है, समझ गए? तो इसको जनरली दूसरी लैंग्वेज में बुक में ऐसे भी लिखा होता है, लॉस ऑफ हीट। जब भी लॉस ऑफ हीट होगा यानी कि लड़की को पैसे देने पड़ेंगे तो साइन कैसा आएगा, नेगेटिव आएगा। ठीक है, उसके बाद ठीक है, अब जो ये पार्टी है, अगर ये पैसे आपने दे दिए, ठीक है, गिवन टू द सिस्टम। ठीक है, अब ये पैसे आपने दे दिए तो जो ये लड़की है ये क्या हो जाएगी, खुश हो जाएगी। ठीक है, तो साइन कन्वेंशन कैसा आएगा, पॉजिटिव आएगा। ठीक है, और इसको जनरली आप क्या बोलते हैं, गेन ऑफ हीट बाय द सिस्टम। ठीक है, क्योंकि इसकी तो बल्ले बल्ले होगी, पैसे देने नहीं पड़े, फ्री का पिज्जा मिल गया।
गेन ऑफ हीट बाय द सिस्टम, गेन ऑफ हीट, गेन ऑफ हीट ऐसे भी लिख सकते हो, ठीक है, गेन ऑफ हीट। समझ गए? कोई दिक्कत? आई थिंक चीजें क्लियरली समझ में आ गई होगी। स्टोरी को याद रखना, जब लड़की को पैसे देने हैं यानी कि वो क्या कर रही है, लॉस ऑफ हीट कर रही है, तो नेगेटिव साइन आएगा, और जब गेन ऑफ हीट होगा क्या होगा, पॉजिटिव होगा, ठीक है। अब बात आती है वर्क की। वर्क के केस में क्या होगा, ठीक है, वर्क के केस में क्या होगा। अब वर्क क्या होता है भाई, इट इज डिफाइंड एज डॉट प्रोडक्ट ऑफ फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट, पढ़ते आए हैं। इट इज डिफाइंड एज डॉट प्रोडक्ट ऑफ फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट, फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट, ये आप लोग पढ़ते हैं, ठीक है। अगर मेरे को क्या करना है, वर्क कैलकुलेट करना है, तो मैं क्या करूंगा, फोर्स और जो डिस्प्लेसमेंट है उसकी डॉट प्रोडक्ट लूंगा, तो मेरे पास जनरली क्या आ जाएगी भाई, वर्क की वैल्यू आ जाएगी, ठीक है। अब यहां पर तो जनरली अपने को साइन कन्वेंशन पढ़ने सबसे पहले, ठीक है। उसके बाद जनरली थर्मोडायनेमिकल सिस्टम के लिए जो वर्क है वो कैसे कैलकुलेट किया जाता है वो भी मैं आप लोगों को बताने वाला हूं। सबसे पहले साइन कन्वेंशन समझो, ठीक है। आंख मिली थी, लड़कियां बुरा मत मानना, ठीक है, जस्ट ये याद करवाने के लिए कंसेप्ट है और कुछ नहीं है, ठीक है। बाकी लड़कियां कंजूस नहीं होती, वो भी पिज्जा के पैसे देती है भाई, ठीक है। अब देखो, ये लड़की है, आंख मिली थी, शादी होगी, क्या होगी, शादी होगी, ठीक है। शादी होने के बाद आपके ऊपर उस लड़की का जन्मसिद्ध अधिकार हो जाता है, ठीक है। अब देखो, फिर से लड़की को कंपेयर करो सिस्टम के साथ। लड़की ने कोई काम कर दिया, ठीक है, शादी होगी, शादी के बाद लड़की ने कोई काम कर दिया, क्या लड़कियां अपनी गलती मानती है, नहीं मानती, तो लड़कियां क्या कहेगी कि ये काम बिल्कुल ठीक है, ठीक है, ऐसा बोलते हैं ना, दिल पे मत लेना। तो जर्नली क्या कर रहे हैं, सिस्टम को लड़की के साथ कंपेयर कर रहे हैं, तो सिस्टम ने अगर कोई काम कर दिया तो क्या वो कहेगी मैंने गलत काम किया है, वर्क डन बाय द सिस्टम, वर्क डन बाय द सिस्टम, वो मानेगी ही नहीं, वो कहेगी ये काम बिल्कुल ठीक है। तो अगर सिस्टम ने कोई काम कर दिया तो वो हमेशा क्या होगा, पॉजिटिव होगा, गलत हो ही नहीं सकता, ठीक है। और सिस्टम के ऊपर अपन ने कोई काम कर दिया, वर्क डन ऑन द सिस्टम, वर्क डन ऑन द सिस्टम, सिस्टम के ऊपर अपन ने कोई काम कर दिया तो उसको वो गलत मानेगी, तो जनरली ये क्या होगा, नेगेटिव होगा, ठीक है। तो लड़कियां दिल पे बात मत लेना, ये जस्ट साइन कन्वेंशन समझाने के लिए आपको कंसेप्ट दिया है, ठीक है। तो इस चीज को नोट कर लो, वीडियो को पॉज करो और इसको नोट करो, राइट। उसके बाद नेक्स्ट हेडिंग लिखो भाई, कि जो आपने अभी अभी बात की है वर्क डन की, ये आप कैलकुलेट करके बताओ कि थर्मोडायनेमिक्स में इसको कैसे कैलकुलेट किया जाता है, राइट। तो लिखो हेडिंग, मैकेनिकल वर्क डन ड्यूरिंग एक्सपेंशन और कंप्रेशन, मैकेनिकल वर्क डन लिख लो, ठीक है, मैकेनिकल वर्क डन, ठीक है, मैकेनिकल वर्क डन ड्यूरिंग एक्सपेंशन एंड कंप्रेशन, ड्यूरिंग एक्सपेंशन, ये हेडिंग है, ठीक है। जनरली जो आपकी बुक में हेडिंग यून मिलती है ना, मैं वो लिखता हूं, और इसको इस तरह से भी लिखा जाता है, एक्सप्रेशन फॉर वर्क डन ऑन और बाय सिस्टम, कई बुक्स में इस तरह से लिखा मिलेगा, एक्सप्रेशन फॉर वर्क डन, ठीक है, ऑन या बाय सिस्टम, या तो बाय मिलेगा या ऑन मिलेगा, तो वो क्या होगा, ठीक है। अब इसके लिए जनरली क्या करते हैं भैया, ध्यान से समझना वीडियो लंबी होगी, ठीक है, होएगी लंबी, क्योंकि भाई क्रैश कोर्स चल रहा है, तो इसके अंदर तो जनरली सारे कंसेप्ट आपको बताने ही होंगे। तो यहां पर देखो जनरली क्या करते हैं, दो कंटेनर लेके चलते हैं, ठीक है, एक कंटेनर लेते हैं गैस का, कंसीडर
ये वाली चीज आपको लिखनी होती है, कंसीडर 1 मोल ऑफ गैस, ठीक है, कंसीडर 1 मोल ऑफ गैस बोल दो या कंसीडर अ गैसियस सिस्टम कंटेन्ड इन अ सिलेंडर फिटेड विद फ्रिक्शनलेस पिस्टन। ये पिस्टन होता है। पिस्टन एक्चुअली होता क्या है, मैं आपको एग्जांपल से समझाता हूं। जो आप लोग वो देखते हो ना, इंजेक्शन, जो डॉक्टर आपको इंजेक्शन लगाता है उसके ऊपर दबाने की चीज होती है, ठीक है, वो जर्नली पिस्टन होता है, ठीक है। उसी को जर्नली क्या बोल देते हैं, आप पिस्टन बोल देते हैं, ठीक है। एक माइंड में इमेज आ जाएगी। तो वो पिस्टन क्या करता है, मूव करता है, ठीक है। दबाएंगे तो मूव करेगा, खींचेंगे तो ऊपर आ जाएगा, ठीक है। उसको क्या बोलते हैं, पिस्टन बोलते हैं। तो वो क्या होना चाहिए, फ्रिक्शनलेस होना चाहिए, यानी कि जब आप उसको खींचे तो कोई फ्रिक्शन नहीं लगना चाहिए, कोई जब आप उसको दबाएं तो उसके अंदर कोई फ्रिक्शन नहीं लगना चाहिए, ठीक है। इसके अंदर क्या है, गैस है, क्या है, गैस है। अब क्या हुआ, इस कंटेनर के ऊपर कुछ काम किया गया, कैसे करते हैं, जर्नली इसको आप हीट देंगे, वो फर्स्ट ला के अंदर आता है। आप जस्ट समझो इसको, इसका जो प्रेशर है, ठीक है, सबसे पहले अपन ने क्या जो लिखना होता है, कंसीडर अ गैसियस सिस्टम कंटेन्ड इन अ सिलेंडर फिटेड विद अ फ्रिक्शनलेस पिस्टन, लेट एरिया ऑफ द पिस्टन इज ए, ठीक है। जो ये पिस्टन है, एरिया ऑफ पिस्टन अपन ने कितना माना, एरिया ऑफ पिस्टन, एरिया ऑफ पिस्टन कितना माना, कैपिटल, ठीक है। एरिया ऑफ पिस्टन कितना माना, कैपिटल ए, और इसका जो प्रेशर है, एंड प्रेशर ऑन गैस, एंड प्रेशर ऑन गैस कितना माना भैया अपन ने, पी माना। तो आप लोगों से अगर मैं पूछूं प्रेशर जनरली क्या होगा, तो आप लोग कहोगे प्रेशर जनरली होता है फोर्स पर यूनिट एरिया। क्या होता है भाई, फोर्स पर यूनिट एरिया। इसको लिखते कैसे है, P इज इक्वल टू एफ अपॉन ए। यहां से एफ की वैल्यू क्या आ गई, पी ए आ गई, ठीक है भाई, आ गई, कोई दिक्कत नहीं है। अब देखो ये जो पिस्टन है, इस पिस्टन को जनरली यहां से मूव कराते हैं, ठीक है। मूव कैसे कराएंगे, कुछ ना कुछ एनर्जी देंगे, वो एनर्जी क्या करेगी, सिस्टम के ऊपर काम करेगी, इंटरनल एनर्जी को एक्सचेंज करेगी, वो आगे की बातें हैं। तो जनरली क्या किया, जैसे इस पिस्टन को पकड़ के मैं ऊपर लेके गया तो हुआ क्या, ये पिस्टन ऊपर चला गया, ठीक है। और इस पिस्टन ने जो डिस्टेंस ट्रेवल किया, इसकी ओरिजिनल पोजीशन तो ये थी, इस पिस्टन ने जो डिस्टेंस ट्रेवल किया दैट इज dx, ठीक है, dx। इसकी जो वॉल्यूम थी वो v1 थी, इसकी वॉल्यूम क्या होगी, v2 होगी, ठीक है। उसके बाद लाइन लिखते हैं, लेट द पिस्टन बी डिस्प्लेस्ड थ्रू अ डिस्प्लेसमेंट dx, ठीक है। देन वर्क डन इज गिवन बाय, वर्क डन को कैसे लिखते हैं भाई, अभी अभी बताया था, वर्क डन को लिखने का तरीका है फोर्स लगाया उसके कारण जो डिस्प्लेसमेंट आई, यही तो फोर्स को लिखने का तरीका होता है। अब देखो, अब इक्वेशन फर्स्ट से क्या करो, एफ की वैल्यू यहां रख दो, यहां रखेंगे तो पी ए डी एक्स हो गया, ठीक है। ये किसकी वैल्यू आ गई, डी डब्ल्यू की वैल्यू आ गई। आप लोग पढ़ते आते हो कि एरिया इंटू लेंथ, ये जनरली अपने पास क्या होती है भाई, वॉल्यूम होती है, ठीक है। ये जनरली अपने पास क्या होती है, वॉल्यूम होती है। तो एरिया इंटू लेंथ क्या हो गया, वॉल्यूम हो गया, ठीक है, क्या हो गया, वॉल्यूम हो गया। तो इसको क्या लिख सकते हैं, पी डीवी, ठीक है। ये तो अपन ने स्मॉल वर्क डन की बात करी है, तो कंप्लीट वर्क डन की बात करते हैं तो इसको इंटीग्रेट कर देते हैं। इंटीग्रेट कहां से करेंगे, इनिशियल वॉल्यूम V1 थी, फाइनल वॉल्यूम कितनी थी, V2 थी, तो V1 से V2, तो यहां पर जो मेरे पास ये कैंसिल आउट हो गया, तो W इज इक्वल टू V1 से V2 P dV। तो ये जर्नली अपने पास क्या होता है भाई, मैकेनिकल वर्क डन की एक्सप्रेशन होती है इन केस ऑफ थर्मोडायनेमिकल सिस्टम, ठीक है। तो अगर आप लोगों से जब भी गैस कंटेनर की बात करता है, ठीक है, और वहां पर वर्क डन के लिए फॉर्मूला पूछता है, तो आप लोग इसको डायरेक्ट लिख सकते हो, ठीक है। जो वर्क डन के लिए अपने पास फॉर्मूला होता है दैट इज W इज इक्वल टू P dV V1 से V2। ये कैसे आया मैंने आपको बता दिया, ठीक है। अब देखो ये दो चीजें होगी, वर्क डन बाय द सिस्टम और ऑन द सिस्टम। ये भी लिखने का तरीका होता है, वर्क डन ऑन द सिस्टम, ठीक है, और बाय द सिस्टम, बाय द सिस्टम। वो याद करो, लड़की ने काम किया, बाय द सिस्टम आ गया, ठीक है। तो वो क्या होता है, पॉजिटिव होता है, पॉजिटिव होता है तो W की वैल्यू क्या होगी, ये होगी V1 V2 PdV। अब वर्क डन ऑन द सिस्टम, ये जनरली क्या होता है, ये अपने पास नेगेटिव होता है, तो वर्क डन की वैल्यू क्या होगी, माइनस V1 से V2 PdV।
ये आप लोगों के साथ लैंग्वेज से खेला जाता है। ऑन द सिस्टम दे दिया, बाय द सिस्टम दे दिया, इससे साइन कन्वेंशन बदल जाते हैं और यही आप लोगों से गलतियां होती है। तो इसको आपको ध्यान में रखना है। ओके, तो लिखो, इसको लिख लिया होगा वीडियो को पॉज करके, ठीक है, जल्दी लिखोगे इसको। चल तो ठीक रही होंगी यार चीजें कहीं। हाँ बिल्कुल ओके है। अब नेक्स्ट हेडिंग लिखते हैं। कैसी लग रही है भाई वीडियो? ठीक है, मजा आ रहा है? अगर हाँ तो कर दो कमेंट, ठीक है, गत्सा कमेंट कर दियो और सारी चीजें क्लियरली समझ में आ रही है, ठीक है। जो बंदे देख रहे हो ना वीडियो को लाइक भी किया करो, तुम लाइक नहीं करते हो। और जो नए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब कर दो, ठीक है। इतनी मेहनत कर रहे हैं आप लोगों के लिए। अब अपने पास आता है फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स, ठीक है। फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स ये इंपॉर्टेंट है भाई। जीरोथ लॉ की जनरली जो डेफिनेशन आती है वो आप लोगों से 2 या 3 नंबर में पूछता है। फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स, फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स, अब ये क्या है? अब एक्चुअली होता क्या है, इसकी जो स्टेटमेंट है वो स्क्रीन के ऊपर दिख जाएगी, तो सबसे पहले इसको समझ लो, ठीक है। अब ये क्या है? फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स क्या है? प्रिंसिपल ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। पहली बात तो यही है, ठीक है। ये लॉ बताता है किसके बारे में? प्रिंसिपल ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। अब कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी क्या था? एनर्जी नाइदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड बट कैन बी चेंज फ्रॉम वन फॉर्म टू अनदर, ठीक है। आराम से बोलता हूं, एनर्जी नाइदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड बट कैन बी चेंज फ्रॉम वन फॉर्म टू अनदर। बचपन से पढ़ते आ रहे हैं, ठीक है। ये जनरली क्या था? प्रिंसिपल ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। अब पहली बात तो यही है, ठीक है, एनर्जी जो चेंज हो सकती है दूसरी फॉर्म में, राइट। दूसरी बात, अब ये ला बताता क्या है? वही है रटी रटाई कहानी। ये देखो, 1 मोल ऑफ गैस ले ली कंटेनर के अंदर सॉरी गाइस, 1 मोल ऑफ गैस ले ली किसके अंदर? कंटेनर के, जिसके अंदर क्या फिट कर दिया? एक फ्रिक्शनलेस पिस्टन फिट कर दिया, ठीक है। अब क्या करते हैं भाई, इस लॉ के अकॉर्डिंग जब आप इस कंटेनर को कुछ अमाउंट ऑफ हीट देते हैं, ठीक है, नीचे से क्या दे रहे हैं? हीट दे रहे हैं, ठीक है। क्या करते हैं, जब इस कंटेनर को हीट देते हैं तो ये हीट क्या करेगी? हीट का कुछ पार्ट तो काम करेगा, यानी कि वर्क डन होगा, और हीट का कुछ पार्ट क्या करेगा? ये जो सिस्टम है इसकी इंटरनल एनर्जी को क्या कर देगा? इंक्रीज कर देगा, ठीक है। तो फर्स्ट लॉ सिंपली क्या बताता है? जो आप सिस्टम को हीट देते हैं वो क्या करेगी? सिस्टम की इंटरनल एनर्जी को इंक्रीज करेगी प्लस सिस्टम के ऊपर कुछ ना कुछ काम करेगी। तो ये है फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स। बस इतनी सी बात है, ठीक है। अब इसका मतलब क्या है? इट स्टेट्स दैट इफ अ हीट dq is given to the system, ठीक है, if a amount of heat dq given to the system, then its some part, ठीक है, then its some part is used to do work and the other part is used to increase the internal energy of the system। ये फर्स्ट लॉ की डेफिनेशन है जो आपको साइड में दिखाई दे जाएगी, ठीक है। यहां पर दिखाई दे भी रही होगी आप लोगों को। ये जनरली आप लोगों की क्या है? फर्स्ट लॉ की डेफिनेशन है। समझ गए? अब देखो,
अब जो ये फॉर्म लिखी है इसको जनरली आप बोल देते हैं डिफरेंशियल फॉर्म। क्या बोल देते हैं भाई? डिफरेंशियल फॉर्म ऑफ फर्स्ट लॉ। ठीक है, डिफरेंशियल फॉर्म ऑफ फर्स्ट लॉ, इसको लिख लो, पूरा ही लिख देता हूं मैं, डिफरेंशियल फॉर्म ऑफ फर्स्ट लॉ, फॉर्म ऑफ फर्स्ट लॉ। अब जो ये डेफिनेशन है ये उतार ली होगी आप लोगों ने, तो यही तो लिखा हुआ है मैंने। सबसे पहले प्रिंसिपल ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी के बारे में बताता है, उसके बाद क्या करते हैं, जो डी क्यू अमाउंट हीट देते हैं वो क्या करती है, सिस्टम की इंटरनल एनर्जी इंक्रीज करती है कुछ, और कुछ जो हीट है वो क्या करती है, काम करती है, और इसी को जनरली क्या बोलते हैं, फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स बोलते हैं। अब देखो इसकी सिग्निफिकेंस देख लो। सिग्निफिकेंस यानी कि ये लॉ हमें जनरली बताता क्या है, ठीक है। देखो पहली बात तो कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी के बारे में बताता है, ठीक है। अब अपने को पता है हीट क्या है, फॉर्म ऑफ एनर्जी है। जो आप ये हीट दे रहे हैं, सबसे पहले एक चीज और बता देता हूं, जो हीट है ना इसको जनरली आप डिनोट करते हैं क्यू से, ठीक है। किससे डिनोट करते हैं, क्यू से डिनोट करेंगे। यहां पर जो यू है, ठीक है, दैट इज यूज्ड फॉर इंटरनल एनर्जी। किसके लिए यूज किया गया है, इंटरनल एनर्जी के लिए यूज किया गया है, और डब्ल्यू वर्क डन के लिए, ठीक है। तो ये नोटेशन है कुछ जो आप लोगों को पता भी होगी, फिर भी बता देता हूं। हीट की जो नोटेशन है उसको जनरली आप क्यू से डिनोट करते हैं। इंटरनल एनर्जी है उसको जनरली यू से डिनोट किया जाता है, और जो अपने पास वर्क डन है दैट इज डिनोटेड बाय डब्ल्यू, ठीक है। ये कुछ नोटेशन है जिसके बारे में आप लोगों को पता होना चाहिए भाई। अब देखो सिग्निफिकेंस क्या है, जो आप हीट दे रहे हैं, हीट क्या है, फॉर्म ऑफ एनर्जी है, ये मैं बता चुका हूं। हीट क्या है, फॉर्म ऑफ एनर्जी है। पहली सिग्निफिकेंस यही होगी कि हीट इज अ फॉर्म ऑफ एनर्जी, हीट इज अ फॉर्म ऑफ एनर्जी, पता लग गया भाई। सेकंड, प्रिंसिपल ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, ठीक है, यही बताता है एनर्जी इज कंजर्व्ड इन थर्मोडायनेमिकल सिस्टम। लिख लो इसको, एनर्जी इज कंजर्व्ड इन थर्मोडायनेमिकल सिस्टम, थर्मोडायनेमिकल सिस्टम। उसके बाद अब देखो गैसियस सिस्टम के लिए, मान लो भाई जो ये कंटेनर लिया है इसके अंदर क्या है, गैस है। लिखो फॉर अ गैसियस सिस्टम, फॉर अ गैसियस सिस्टम लेट P be the pressure, let P be the pressure and V be the dV be the change in volume, dV be the change in its volume, then work done is given by, then work done is given by, ये अभी पढ़ के आए हैं, वर्क डन इज गिवन बाय। तो जनरली अपने पास जो डी डब्ल्यू होगा उसकी वैल्यू क्या होगी, पी डी वी, कहां से, V1 से V2 इंटीग्रेट कर दिया, ठीक है। तो ये जनरली क्या होगा, चेंज, यहां पर चेंज कितना मानना है आपने, डीवी मानना है, ठीक है। तो इसको ऐसे लिख लो, जो वर्क होगा वो क्या होगा, पी डीवी होगा। तो ये अपने पास फर्स्ट लॉ की इक्वेशन थी, थर्मोडायनेमिकल फर्स्ट लॉ, ये सेकंड है, ठीक है भाई। देखो अब जनरली क्या था, ये डी डब्ल्यू की वैल्यू है, तो यहां पर पुट करेंगे तो मेरे पास जो डी क्यू है उसकी वैल्यू क्या आ जाएगी, डी यू प्लस पी डी। तो जनरली ये भी अपने पास क्या है, फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स की इक्वेशन है, ठीक है। इसका जनरली यूज करेंगे, डी डब्ल्यू की जगह आप पीडीवी पुट करेंगे, ठीक है। तो पीडीवी पुट करने के पास ये अपने पास क्या आ जाएगी, फर्स्ट लॉ की इक्वेशन आ जाएगी, ठीक है। तो यहां पर जो क्वेश्चन बनता है ना, वो क्वेश्चन जनरली आप लोगों को भाई मार्क्स के अकॉर्डिंग अटेम्प्ट करने आना होता है, ठीक है। अगर आप लोगों से सिंपली 3 नंबर में पूछता है तो फर्स्ट लॉ के बारे में बता देना, ठीक है, ये कंटेनर वगैरह बना देना, ये इक्वेशन लिख देना, उसके बाद इसकी सिग्निफिकेंस लिखना, ये क्या है। अगर आप लोगों से ये 8 नंबर में पूछ लेता है, ठीक है, जो आपका लॉन्ग क्वेश्चन बनते हैं 7 का 8 का, जो भी आपका बनता है एग्जाम के अकॉर्डिंग, ठीक है, जीजे यू के तो 8 नंबर का बनता है, तो इसके अंदर जनरली आपको इसकी एप्लीकेशन भी लिख के आनी होती है, ठीक है। ये तो अपने पास क्या था, फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स था। अब बात आती है इसकी एप्लीकेशन की, तो हेडिंग डालो, एप्लीकेशन ऑफ। ये एक काम करो, एप्लीकेशन से पहले एक छोटा सा टॉपिक है इंटरनल एनर्जी,
उसको कवर कर लो, क्योंकि इंटरनल एनर्जी यहाँ पर यूज हुई है डी यू। वर्क डन के बारे में पता लग गया, हीट के बारे में पढ़ लिया, ठीक है। कैसे देखो मैं आपको बताता हूँ, एक मिनट रफ कर लो इसको। देखो फर्स्ट लॉ के अकॉर्डिंग अपने पास क्या था, जो डी क्यू था दैट इज इक्वल टू डी यू प्लस डी डब्ल्यू। डी क्यू के बारे में पढ़ चुके, हीट के बारे में, वर्क डन के बारे में पढ़ चुके, बच गया क्या, इंटरनल एनर्जी। इसके बारे में और पढ़ ही लेते हैं, ठीक है। हेडिंग डालो इंटरनल एनर्जी, ठीक है। उसके बाद आप एप्लीकेशन करेंगे, एप्लीकेशन ऑफ फर्स्ट लॉ। तो इंटरनल एनर्जी होती क्या है भाई, सबसे पहले इंटरनल एनर्जी, एक सेकंड रुको यार। देखो इंटरनल एनर्जी डेफिनेशन क्या है, द एनर्जी पोजेस्ड बाय अ बॉडी ड्यू टू इट्स थर्मल स्टेट। द एनर्जी पोजेस्ड बाय अ बॉडी ड्यू टू इट्स थर्मल स्टेट इज कॉल्ड इंटरनल एनर्जी। इसके बाद इसकी एक डेफिनेशन और है, वो भी बोल देता हूं। द एनर्जी और करके लिख लेना, ठीक है। ये डेफिनेशन लिख ली, उसके बाद और लिख लेना, कई बुक्स में ये भी मिल जाएगी, ठीक है। द एनर्जी पोजेस्ड बाय अ बॉडी, द एनर्जी पोजेस्ड बाय अ बॉडी बाय virtue of its molecular and intermolecular attraction is called internal energy, ठीक है। अब ये डेफिनेशन होगी, जर्नली इसको इस तरह से भी लिख सकते हैं, इट इज अ सम ऑफ काइनेटिक एनर्जी एंड पोटेंशियल एनर्जी, ठीक है। कंपटीशन के अकॉर्डिंग देखें तो इसको ऐसे लिखा मिलेगा कि ये जर्नली सम होती है किसका, काइनेटिक एनर्जी और पोटेंशियल एनर्जी। इसको IE से डिनोट करते हैं, काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी, समझ रहे हो। अब उसके बाद देखो कुछ बेसिक सी बातें हैं जिनके बारे में आपको पता होना चाहिए। इसको डिनोट किया जाता है, इट इज डिनोटेड बाय यू, इट इज डिनोटेड बाय कैपिटल यू, ठीक है। और ये क्या है, इट इज अ स्टेट फंक्शन, इट इज अ स्टेट फंक्शन। ये कुछ बेसिक बातें थी किसके बारे में, इंटरनल एनर्जी के बारे में, ठीक है। अब इसकी वैल्यू भी लिख सकते हो अकॉर्डिंग टू फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडाइनमिक्स, डी क्यू इज इक्वल टू डी यू प्लस डी डब्ल्यू। और यहां से डी यू की वैल्यू निकालते हैं तो किसके इक्वल आएगी, डी क्यू माइनस डी डब्ल्यू, ठीक है। ये किसके बराबर आएगी, डी क्यू माइनस डी डब्ल्यू। ये अपने पास क्या है, इंटरनल एनर्जी है। उसके बाद इंटरनल एनर्जी को मेजर्ड कैसे किया जाता है, इसको वेरी वेरी इंपॉर्टेंट करके डाल दो, ठीक है। लाइन बोल रहा हूं, इसको नोट वेरी वेरी इंपॉर्टेंट करके डाल दो। ऐसे भी बोल सकते हैं इंटरनल एनर्जी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर, यानी कि जो इंटरनल एनर्जी है वो टेम्परेचर के ऊपर डिपेंड करती है, ठीक है। इसको ऐसे बोला जा सकता है। अब मैं लाइन बोल रहा हूं, वो लिखो, इंटरनल एनर्जी ऑफ अ थर्मोडाइनमिकल सिस्टम, internal energy of a thermodynamical system is measured by internal energy of a thermodynamical system is measured by the amount of heat energy present on it, the amount of heat energy present on it। हीट क्या करती है, हाई टेम्परेचर टू लो टेम्परेचर फ्लो करती है, तो जनरली बोल सकते हैं कि इंटरनल एनर्जी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर, ठीक है। अब देखो, अब जो मोस्ट इंपोर्टेंट टॉपिक आता है दैट इज एप्लीकेशन ऑफ फर्स्ट लॉ। ये क्वेश्चन कंटिन्यू है, ठीक है। ये बेसिक सा कंसेप्ट था इंटरनल एनर्जी का जो मैंने बता दिया। फर्स्ट लॉ अपन ने कर लिया, उसके बाद आता है एप्लीकेशन ऑफ फर्स्ट लॉ। क्वेश्चन बढ़ता है भाई, एक्सप्लेन न्यूटन फर्स्ट लॉ। 2-3 नंबर में बढ़ता है तो सिग्निफिकेंस तक लिखाना, 8 नंबर में बढ़ता है तो इसकी एप्लीकेशन भी आपको बता के आनी होती है, ठीक है। अब हेडिंग डालो, एप्लीकेशन ऑफ फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स, ठीक है। application of first law of thermodynamics। अब कई बुक्स के अंदर इस टॉपिक का एक नाम और है, थर्मोडायनेमिकल प्रोसेस, ठीक है। इसको क्या बोल देते हैं, थर्मोडायनेमिकल प्रोसेस।
थर्मोडायनेमिकल प्रोसेस, इस तरह से भाई इसका नाम है। ठीक है, ये भी आप लोग एक बारी देख लेना। अब यहां पर जो मेन बात आती है भाई, ये सारी चीजें ठीक चल रही है। ठीक है, बार बार देखना पड़ता है, वीडियो लंबी हो गई ना तो कहीं कोई फोन बंद ना हो जाए, लैपटॉप बंद ना हो जाए, अगर बंद हो गया तो दिक्कतें हो जाती है। ठीक है, ये भी ठीक चल रहा है। तो ये टॉपिक है एप्लीकेशन ऑफ फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स या थर्मोडायनेमिकल प्रोसेस। ठीक है, अब इसके अंदर जो सबसे पहला प्रोसेस आता है या सबसे पहले प्रॉपर्टी आती है, दैट इज आइसोथर्मल। आइसोथर्मल प्रोसेस। ठीक है, लिखो सबसे पहले आइसोथर्मल प्रोसेस। अब यहां पर वर्ड है थर्मल। ठीक है, यहां पर एक वर्ड नजर आ रहा होगा आप लोगों को, थर्मल। अब थर्मल का मतलब जनरली टेम्परेचर से लेना देना होता है। तो आइसोथर्मल वो प्रोसेस होती है जो कैरीड आउट किए जाते हैं एट कांस्टेंट टेम्परेचर। तो लिखो द प्रोसेस विच कैरीड आउट एट कांस्टेंट टेम्परेचर, द प्रोसेस विच कैरीड आउट एट कांस्टेंट टेम्परेचर इज नोन एज आइसोथर्मल प्रोसेस। अब इन प्रोसेस के अंदर क्या होता है भाई, जो मेरे पास T है वो क्या होता है, कांस्टेंट होता है। ठीक है, अगर T कांस्टेंट है तो dt यानी कि रेट ऑफ चेंज ऑफ T वो क्या होगा, 0 होगा। अब अकॉर्डिंग टू फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स वो क्या होता है अपने पास, अकॉर्डिंग टू फर्स्ट लॉ के अकॉर्डिंग जो मेरे पास dq होता है दैट इज du प्लस dw। अभी अभी जस्ट मैंने बताया कि इंटरनल एनर्जी टेम्परेचर के ऊपर डिपेंड करती है, टेम्परेचर कांस्टेंट है। ठीक है, टेम्परेचर का चेंज क्या होगा, 0, तो इंटरनल एनर्जी भी क्या होगी, 0 होगी। ठीक है, बिकॉज लिख के du इज इक्वल टू 0 होगा, तो यहां से dq किसके बराबर आएगा, dw के बराबर आएगा। ठीक है, जो कि पॉसिबल नहीं होता भाई। ठीक है, dq इज इक्वल टू dw, इसका मतलब क्या, जितनी हीट दे रहे हैं वो सारी की सारी हीट काम कर रही है, पॉसिबल नहीं होता। तो ये फर्स्ट लॉ के अकॉर्डिंग क्या इक्वेशन बनती है वो अपने को लिख के आनी आती। ठीक है, यानी कि जो अपन ने हीट दी दैट इज कंप्लीटली कन्वर्टेड इनटू वर्क। ये थी फर्स्ट आइसोथर्मल प्रोसेस, राइट। नेक्स्ट आता है अपने पास आइसोबारिक। सेकंड लिखो आइसोबारिक। आइसोबारिक द प्रोसेस विच कैरीड आउट एट कांस्टेंट वॉल्यूम, द प्रोसेस विच कैरीड आउट, सॉरी आइसोबारिक, बारिक जनरली प्रेशर की यूनिट क्या होती है, बार। तो ये जो वर्ड है ना इसका मतलब यानी कि यहां पर क्या होगा, प्रेशर कांस्टेंट होगा। ठीक है, बारिक के अंदर प्रेशर होता है, सॉरी। द प्रोसेस विच इज कैरीड आउट एट कांस्टेंट प्रेशर, तो P क्या है, कांस्टेंट है। P कांस्टेंट है तो dP क्या होगा, रेट ऑफ चेंज ऑफ P 0 होगा। ठीक है, अब फर्स्ट लॉ के अकॉर्डिंग यहां पर एक डायग्राम और बना लेना, PV डायग्राम। ठीक है, ये भी कई बार पूछ लेता है। ये प्रेशर है, ये वॉल्यूम है। ठीक है, ये डायग्राम भी एक बार आप बना लेना। ये क्या है, प्रेशर है, ये वॉल्यूम है। जो इसका डायग्राम हो इस तरह से बनता है। ठीक है, ये प्रेशर है, ये क्या है, वॉल्यूम है। तो आइसोबारिक प्रोसेस क्या होते हैं, द प्रोसेस विच कैरीड आउट एट कांस्टेंट प्रेशर, राइट। अब अकॉर्डिंग टू फर्स्ट लॉ के अकॉर्डिंग जो dq है दैट इज इक्वल टू du प्लस dw। अब dw की वैल्यू क्या है, dw की वैल्यू है du प्लस pdv। ये फर्स्ट लॉ से अपने पास क्या आ गई भाई, इक्वेशन आ गई, राइट। ये था आइसोबारिक प्रोसेस। यहां पर जो पीवी इंडिकेटर, पीवी डायग्राम जनरली क्या होता है भाई, प्रेशर और वॉल्यूम के बीच में जो अपने को रिलेशन बताता है दैट इज नोन एज पीवी डायग्राम। और यहां पर ये कुछ इस तरह से बनता है। ठीक है, ये क्या बनता है, कुछ इस तरह से बनता है। ठीक है, ये था आइसोबारिक। थर्ड लिखो भाई आइसोकोरिक। आइसोकोरिक कौन से प्रोसेस होते हैं भाई, द प्रोसेस विच इज कैरीड आउट, ये सेकंड था। थर्ड लिखते हैं द प्रोसेस आइसोकोरिक, मैं लिख देता हूं एक बार, आइसोचोरिक होता है। ठीक है, CHORIC प्रोसेस, आइसोकोरिक प्रोसेस, ये थर्ड प्रॉपर्टी है। आइसोकोरिक के अंदर क्या होता है भाई, वॉल्यूम कांस्टेंट होती है। क्या होती है, वॉल्यूम कांस्टेंट होती है। द प्रोसेस विच इज कैरीड आउट एट कांस्टेंट वॉल्यूम, द प्रोसेस विच इज कैरीड आउट एट कांस्टेंट वॉल्यूम इज नोन एज आइसोचोरिक प्रोसेस। तो V इज इक्वल टू कांस्टेंट
V कांस्टेंट है तो रेट ऑफ चेंज ऑफ dV क्या होगा, 0 होगा अकॉर्डिंग टू फर्स्ट लॉ। तो dq इज इक्वल टू du प्लस p dV। अब ये वैल्यू क्या है, 0 है, ठीक है, ये 0 है तो dq किसके बराबर होगा, इंटरनल एनर्जी के बराबर होगा, ठीक है, dq किसके बराबर होगा, इंटरनल एनर्जी के बराबर होगा। और यहाँ पर जो pv इंडिकेटर बनता है वो कुछ इस तरह से बनता है, ठीक है, ये p है और ये मेरे पास क्या है, v, ठीक है। ये प्रोसेस क्या हो गया, आइसोकोरिक। फोर्थ प्रोसेस है भाई अपने पास एडियाबैटिक, द प्रोसेस विच इज कैरिड आउट एट कांस्टेंट हीट, द प्रोसेस विच इज कैरिड आउट एट कांस्टेंट हीट इज नोन एज एडियाबैटिक प्रोसेस, ठीक है। यहां पर जो Q है, हीट को जनरली आप रिप्रेजेंट करते हैं कैपिटल Q से, तो Q क्या होता है, कांस्टेंट होता है, Q कांस्टेंट, तो dq मेरे पास क्या होगा भाई, 0 होगा, ठीक है। फर्स्ट लॉ के अकॉर्डिंग dq इज इक्वल टू du प्लस dw, ये वैल्यू 0 होगी तो ये हो गया du प्लस dw, ठीक है। तो इसको जनरली आप क्या लिख सकते हैं, जो dw है दैट इज इक्वल टू माइनस du, दैट इज इक्वल टू माइनस du, ठीक है। तो ये क्या हो गया अपने पास, एडियाबैटिक प्रोसेस हो गया। तो ये फर्स्ट लॉ से आप क्या कर रहे हैं, इनकी वैल्यूज फाइंड आउट कर रहे हैं। तो लिखो इसको, लिख लिया होगा। अब देखो, अब नेक्स्ट जो प्रॉपर्टी है या नेक्स्ट एप्लीकेशन है फर्स्ट लॉ की, उसको करने से पहले कुछ कंसेप्ट है जिनके बारे में आपको पता होना चाहिए। अब वो कंसेप्ट क्या है भाई, वो है मोलर स्पेसिफिक हीट, ठीक है, और एक है अपने पास स्पेसिफिक हीट, दोनों बात एक ही है। उसमें आप यूनिट मास लेके चलते हैं और मोलर मास के अंदर नंबर ऑफ मोल्स लेके चलते हैं, ठीक है। एक में कैपिटल एम होता है, एक में कैपिटल एन होता है, बाकी सारी चीजें सेम है। अब मोलर स्पेसिफिक हीट क्या होती है, हेडिंग डालो मोलर स्पेसिफिक हीट, ठीक है। ये फर्स्ट लॉ से थोड़ा सा हटके टॉपिक है और ये करने का मेन पर्पस क्या है भाई, ये करवाने का मेन पर्पस ये है, इसकी जरूरत है इसलिए से मैं बता रहा हूं। मोलर स्पेसिफिक हीट ये क्या होती है भाई, amount of heat required to raise the temperature of 1 mole of gas by 1 centigrade, ठीक है। 1 mole of gas ऐसे लिख लेना, amount of heat required to raise the temperature of 1 mole of gas by 1 C, ठीक है। ये अपने पास क्या होती है, डेफिनेशन होती है। अब इसको लिखते कैसे हैं, C इज इक्वल टू अमाउंट ऑफ हीट रिक्वायर टू रेज द टेम्परेचर ऑफ 1 मोल, ठीक है, 1 मोल ऑफ गैस बाय 1 सेंटीग्रेड, ठीक है, टेम्परेचर की यूनिट होती है। अमाउंट ऑफ हीट रिक्वायर्ड टू रेज द टेम्परेचर ऑफ 1 मोल ऑफ गैस बाय 1 सेंटीग्रेड, ठीक है। अब स्पेसिफिक हीट को आप जनरली दो पार्ट में डिवाइड करते हैं। दो पार्ट में कैसे डिवाइड करते हैं, एक होता है स्पेसिफिक हीट एट कांस्टेंट वॉल्यूम, यानी कि मोलर स्पेसिफिक हीट एट कांस्टेंट वॉल्यूम, और एक अपने पास होता है भाई मोलर स्पेसिफिक हीट एट कांस्टेंट प्रेशर। इसको जनरली आप रिप्रेजेंट करते हैं CV से, इसको जनरली रिप्रेजेंट करते हैं CP से, ठीक है। अब होता क्या है, डेफिनेशन वही होती है, अमाउंट ऑफ हीट रिक्वायर, ऐसे याद करना, अमाउंट ऑफ हीट रिक्वायर टू रेज द टेम्परेचर ऑफ 1 मोल ऑफ गैस बाय 1 सेंटीग्रेड एट कांस्टेंट वॉल्यूम, ये क्या होगी, मोलर स्पेसिफिक हीट होगी। अब CP क्या होगा, ये होगा अमाउंट ऑफ हीट रिक्वायर टू रेज द टेम्परेचर ऑफ 1 मोल ऑफ गैस बाय 1 सेंटीग्रेड एट कांस्टेंट प्रेशर, ये अपने पास क्या हो गया, CP हो गया, ठीक है। ये कुछ बेसिक बातें थी जिनके बारे में आपको पता होना चाहिए। अब जब ये मैंने बात की मोलर की, जब आप स्पेसिफिक हीट लेके चलते हैं ना, तो वहां डेफिनेशन क्या हो जाती है, अमाउंट ऑफ हीट रिक्वायर्ड टू रेज द टेम्परेचर ऑफ यूनिट मास बाय यूनिट सेंटीग्रेड, ठीक है, बाय यूनिट सेंटीग्रेड इज नोन एज स्पेसिफिक हीट। अब ये भी दो हो जाती है, स्पेसिफिक हीट एट कांस्टेंट वॉल्यूम एंड स्पेसिफिक हीट एट, ये जनरली मैंने क्या बताया, मोलर स्पेसिफिक हीट बताया, ठीक है। तो इसको एक बार कर लेना, कुछ नहीं है, जस्ट बेसिक सी बातें हैं
जिनके बारे में आपको पता होना चाहिए। अब नेक्स्ट जो एप्लीकेशन है भाई, ये एप्लीकेशन डायरेक्ट एग्जाम में भी पूछ ली जाती है। डायरेक्ट इन द सेंस की ये आप लोगों का भाई 4 नंबर का क्वेश्चन बन जाता है। ठीक है, अब नेक्स्ट टॉपिक क्या है, जर्नल रिलेशन बिटवीन सीपी एंड सीवी। ठीक है, ये एप्लीकेशन ही है फर्स्ट लॉ की, क्या है, जर्नल रिलेशन बिटवीन सीपी एंड सीवी, जर्नल रिलेशन बिटवीन सीपी एंड सीवी, और इसको जर्नली आप क्या बोलते हैं, मेयर रिलेशन। ठीक है, क्या बोलते हैं, मेयर रिलेशन, राइट, क्या बोलते हैं, मेयर रिलेशन। अब ये होता क्या है, ध्यान से समझना, जैसे जैसे मैं चीजों को बोल रहा हूं वैसे वैसे नोट करना। सबसे पहले देखो, कंसीडर 1 मोल ऑफ आइडियल गैस हैविंग प्रेशर P एंड वॉल्यूम V। कंसीडर 1 मोल ऑफ आइडियल गैस हैविंग प्रेशर P, वॉल्यूम V एंड टेम्परेचर T। ठीक है, देखो क्या किया, 1 मोल ऑफ गैस ले लिया। ठीक है, 1 मोल ऑफ गैस लिया जिसका टेम्परेचर क्या है, ये वही है, फ्रिक्शन लेस पिस्टन है। ठीक है, 1 मोल ऑफ गैस है। ठीक है, क्या लिया, 1 मोल। अब 1 मोल का मतलब क्या है, जो N है अपने पास उसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, 1 हो जाएगी। ठीक है, जो ये गैस ली है इसके प्रेशर P है, वॉल्यूम V है, टेम्परेचर क्या है, T है। समझ गए, ये क्या है, फिक्स्ड पिस्टन है। ये जो पिस्टन लिया है ना, ये जनरली कैसा है, फिक्स्ड है। कैसा है, फिक्स्ड पिस्टन है। अब फिक्स पिस्टन का मतलब क्या होता है भाई, ये हिल नहीं सकता। ठीक है, और ये क्या है, 1 मोल ऑफ गैस है अपने पास। अब क्या करेंगे, इसको हीट करेंगे। ठीक है, चलो मैं स्टार्टिंग से बताता हूं, लिख लो साथ के साथ। कंसीडर 1 मोल ऑफ गैस हैविंग प्रेशर P, वॉल्यूम V एंड टेम्परेचर T। लेट Cp ये लिखना है, let Cp is molar specific heat capacity at constant pressure and CV is molar specific heat capacity at constant volume। ठीक है, let Cp is molar specific heat capacity at constant pressure and CV is molar specific heat capacity at constant volume। ठीक है, अब क्या करते हैं भाई, ये तो अपन ने डिफाइन कर दिया। अब आप क्या करते हैं, dq अमाउंट ऑफ हीट इस गैस को देते हैं। लेट dq बी द अमाउंट ऑफ हीट सप्लाइड टू द गैस। लेट dq बी द अमाउंट ऑफ हीट सप्लाइड टू द गैस। देन अकॉर्डिंग टू फर्स्ट लॉ के अकॉर्डिंग क्या होगा भाई, जो dq है वो किसके बराबर होगा, du प्लस dw। ठीक है, ये होगा। ठीक है, राइट। अब देखो इसके अंदर 2 केस बनते हैं। पहला केस क्या है, व्हेन हीट इज सप्लाइड, जो अब हीट सप्लाई कर रहे हैं, 2 है ना, एक तो कांस्टेंट प्रेशर है, एक कांस्टेंट वॉल्यूम है। इन दोनों को आप अलग अलग लेके चलेंगे। व्हेन हीट इज सप्लाइड एट कांस्टेंट प्रेशर। ठीक है, पहला केस क्या लेके चल रहे हैं, कांस्टेंट वॉल्यूम का ले लो। ठीक है, कांस्टेंट वॉल्यूम, व्हेन हीट इज सप्लाइड एट कांस्टेंट वॉल्यूम। तो कांस्टेंट वॉल्यूम पे हीट सप्लाई करेंगे तो आप लोगों को CV का फॉर्मूला याद है, अभी अभी जस्ट बताया था, अमाउंट ऑफ हीट रिक्वायर्ड टू रेज द टेम्परेचर ऑफ 1 मोल ऑफ गैस बाय 1 सेंटीग्रेड। अब देखो मोल कितने हैं गैस के, 1 है, तो ये नंबर ऑफ मोल्स क्या हो जाएंगे, 1 हो जाएंगे। तो यहां से जो मेरे पास हीट कितनी दे रहे हैं, dq। ठीक है, तो ये हीट कितनी हो जाएगी, ये हो जाएगी dq। ठीक है, तो इसको डेल्टा की जगह dt से रिप्लेस कर देते हैं। डेल्टा t स्मॉल चेंज होता है, dt भी स्मॉल चेंज होता है। ठीक है, तो यहां से मेरे पास dq की वैल्यू क्या आ गई भाई, dq की वैल्यू आ गई यहां से cv dt। इसको इक्वेशन नंबर 1 मान लो, इसको इक्वेशन नंबर 2 मान लो। राइट, कोई दिक्कत। अब देखो
गैस को आप हीट कर रहे हैं कहां पर, कांस्टेंट वॉल्यूम के ऊपर, ठीक है, एज द वॉल्यूम इज कांस्टेंट, ठीक है, एज द गैस इज हीटेड एट कांस्टेंट वॉल्यूम, एज द गैस इज हीटेड at constant volume, तो गैस को कहां हीट कर रहे हैं, कांस्टेंट वॉल्यूम के ऊपर, तो कांस्टेंट वॉल्यूम के ऊपर हीट कर रहे हैं, तो यहां पर जो dV है वो क्या होगा, जीरो होगा, dV है वो क्या होगा, जीरो होगा। तो वर्क डन क्या होता है भाई, अपने पास वर्क डन होता है PdV, अब dV जीरो है तो वर्क डन क्या होगा, जीरो होगा। ये इक्वेशन क्या होगी, थर्ड होगी। क्या करो, इसको इक्वेशन नंबर फर्स्ट में पुट कर दो। फर्स्ट में पुट करेंगे तो यहां पर मेरे पास dq की वैल्यू देखो, यहां से पुट करो, पुटिंग द वैल्यू ऑफ सेकंड एंड थर्ड इन इक्वेशन फर्स्ट वी हैव, पुट करेंगे dq की वैल्यू क्या आएगी, cv dt इज इक्वल टू ये du रहेगा, और dw की वैल्यू मेरे पास क्या है, जीरो है, इसको इक्वेशन नंबर 4 पुट कर दो, ठीक है। तो फर्स्ट केस अपन क्या लेके चले थे, कांस्टेंट वॉल्यूम के ऊपर लेके चले थे। अब सेकंड केस अपने पास क्या होगा, सेकंड केस होगा जब आप कांस्टेंट प्रेशर लेके चलेंगे, राइट। केस नंबर सेकंड, व्हेन गैस इज हीटेड एट कांस्टेंट प्रेशर, या ऐसे भी लिख सकते हो व्हेन हीट इज सप्लाइड एट कांस्टेंट प्रेशर, ऐसे लिख लो, व्हेन हीट इज सप्लाइड एट कांस्टेंट प्रेशर, जब अपन हीट सप्लाई करते हैं कहां पर, कांस्टेंट प्रेशर के ऊपर, तब क्या होगा, तो जनरली इसके लिए जो फॉर्मूला होगा वो होगा CV dQ बाई dt। कोई दिक्कत भाई किसी को, यही तो फॉर्मूला होता है, CP इज इक्वल टू DQ बाई dt। अगर यहां से मैं DQ की वैल्यू कैलकुलेट करता हूं तो DQ मेरे पास क्या हो जाएगा, DQ हो जाएगा CP dt। ये इक्वेशन नंबर 5 मान लो, यही तो होगी। अब देखो, उसको मैं कर रहा हूं रफ, उम्मीद करते हैं आप लोगों ने उतार लिया होगा, ठीक है। अब देखो कुछ ना कुछ काम भी होगा, ठीक है। वर्क डन इज परफॉर्म्ड, कितना वर्क डन होगा भाई, आप लोगों को पता है, जो dW है दैट इज इक्वल टू PdV, इसको इक्वेशन नंबर 6 मान लो, ठीक है। अब क्या करो, 5th और 6th को, ठीक है, क्या करो, ये जो अपने पास इक्वेशन है, इस इक्वेशन के अंदर dQ की वैल्यू रखो यहां से 5th से, dW की वैल्यू रखो 6th से, और इंटरनल एनर्जी du की वैल्यू आई है वो यहां से। तो सबसे पहले मैं dQ की वैल्यू पुट कर रहा हूं, पुटिंग वैल्यू ऑफ इक्वेशन नंबर सेकंड dQ, 5th, एक सेकेंड, पुटिंग वैल्यू ऑफ du, dQ एंड dW कहां पर पुट करनी है, फर्स्ट इक्वेशन के अंदर। तो dQ की वैल्यू क्या है, CP dt, इसके बराबर होगी भाई du की वैल्यू क्या है, CV dt, ठीक है, ये रही du की वैल्यू CV dt, dW की वैल्यू क्या है, प्लस PdV, ठीक है। अब देखो अपने पास आइडियल गैस इक्वेशन होती है, आइडियल गैस इक्वेशन क्या होती है, PV इज इक्वल टू nRT, नंबर ऑफ मोल कितना है 1 RT, दोनों साइड डिफरेंशिएट करो, तो ये देखो PdV, फर्स्ट फंक्शन एज इट इज, डिफरेंशिएशन ऑफ सेकंड, प्लस डिफरेंशिएशन ऑफ फर्स्ट सेकंड एज इट इज, इक्वल टू R तो कांस्टेंट है, dt का करेंगे ये आ जाएगा। अब आप कंडीशन क्या लेके चल रहे हैं, प्रेशर क्या है, कांस्टेंट है, तो रेट ऑफ चेंज ऑफ प्रेशर ये क्या होगा, जीरो होगा, तो यहां से जो PdV है इसकी वैल्यू क्या आ जाएगी, RdT आ जाएगी, ठीक है। तो मैं PdV की जगह क्या रख सकता हूँ, RdT रख सकता हूँ, तो CP dt इज इक्वल टू CV dt प्लस RdT, तो dt यहां से कॉमन निकाला तो dt तो कैंसिल आउट हो गया, तो ये क्या आ गया, CP माइनस CV इज इक्वल टू R, और यही रिलेशन क्या होता है CP और CV के बीच में, मोलर स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी एट कांस्टेंट प्रेशर, मोलर स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी एट कांस्टेंट वॉल्यूम, और R क्या होता है अपने पास, कांस्टेंट होता है, ठीक है, जिसकी वैल्यू होती है 8.314, ठीक है, राइट।
जूल पर मोल पर केल्विन, ठीक है। ये क्या होती है, इसकी आर की वैल्यू होती है, और इसी को जनरली क्या बोलते हैं अपन, मेयर्स रिलेशन भी बोलते हैं। कोई दिक्कत? तो ये अपने पास क्या हो गया भाई, रिलेशन हो गया किसके बीच में, सीपी और सीवी के बीच में, राइट। अब देखो उसके बाद ये थी फर्स्ट लॉ की एप्लीकेशन। ये जो क्वेश्चन है ये आप लोगों से डायरेक्ट भी पूछ लिया जाता है, ठीक है। अब उसके बाद जो अपन ने फर्स्ट लॉ पढ़ा था ना, उसकी कुछ ना कुछ लिमिटेशंस थी। अब जो लिमिटेशंस है वो मैं बोर्ड के ऊपर आप लोगों को लिख के बता देता हूं, सारी आप लोगों को दिख जाएगी, ठीक है। अब ये समझा देते हैं। सबसे पहले भाई फर्स्ट लॉ क्या करता था, सारी चीजों को अच्छे से एक्सप्लेन नहीं कर पाया था। सबसे पहले बात तो यही थी, कोई प्रोसेस होगा या नहीं होगा, ये अपने को फर्स्ट लॉ ने नहीं बताया। जैसे कि आप लोगों को पता है भाई, जो हीट होती है वो हाई टेम्परेचर टू लो टेम्परेचर क्या करती है, फ्लो करती है, ठीक है। एक है हॉट बॉडी, एक है कोल्ड बॉडी। इसकी जो लिमिटेशन थी, लिमिटेशन ऑफ फर्स्ट लॉ, तो फर्स्ट यही आती है कि देखो फर्स्ट लॉ के अकॉर्डिंग हॉट बॉडी टू कोल्ड बॉडी क्या करेगी, हीट है वो ट्रांसफर होगी, ठीक है। हॉट बॉडी से कोल्ड बॉडी में जाएगी, बट ऐसा भी तो हो सकता है कोल्ड बॉडी से हॉट बॉडी में चली जाए। अगर ऐसा हो सकता है तो इस लॉ ने नहीं बताया था, ठीक है। अब ये पॉसिबल ही नहीं होता, अपने को पता है, अपने को तो पता है क्योंकि सेकंड लॉ आ गया, अपने को पता है। सेकंड लॉ जनरली यही बताता है कि प्रोसेस होगा या नहीं होगा, ठीक है। तो फर्स्ट लॉ ये नहीं बता पाया था कि कोल्ड बॉडी से हॉट बॉडी में जो टेम्परेचर है या हीट है वो ट्रांसफर नहीं होती। अगर नहीं होती है तो क्यों नहीं होती है, तो सबसे पहले बात तो ये नहीं बता पाया था, समझ गए। तो जनरली ये तो एग्जाम्पल है सिंपल सा, जो हीट है वो हॉट बॉडी टू कोल्ड बॉडी जाती है, ठीक है। अब ये तो जाती है, क्यों जाती है, समझ गए। कोल्ड बॉडी टू हॉट बॉडी भी तो जा सकती है हीट, वो क्यों जाती है, ये फर्स्ट लॉ नहीं बता पाया था, समझ गए। उसके बाद भाई कोई भी हीट इंजन जो आप आगे पढ़ोगे, जो अपने पास हीट इंजन होते हैं, इस केस में क्या था, कोई भी हीट इंजन जो आप हीट देते हैं उसको 100% वर्क में कन्वर्ट नहीं कर सकता, ठीक है। ये लो इसके बारे में नहीं बता पाया था। क्या हुआ, लग गई भी आधा घंटा, चल ठीक है, मैं एक वीडियो बना। देखो भाई इस लो ने ये नहीं बताया था, जैसे कोई भी सिस्टम है, फॉर एग्जांपल आप लोग बाइक चलाते हो, ठीक है, बाइक के अंदर पेट्रोल डाला। अब इस लो ने ये नहीं बताया था कि वो पेट्रोल है ना, जो पेट्रोल से अपने को एनर्जी मिलेगी वो कितनी मैकेनिकल एनर्जी में कन्वर्ट हो जाएगी, वो पेट्रोल कितनी दूर तक उस बाइक को लेके जा सकता है, ठीक है। अब एक्चुअली प्रोसेस क्या होता है, जब आप बाइक चलाते हो, पेट्रोल डाला, डीजल डाला, ठीक है, बाइक के अंदर पेट्रोल डलता है, पेट्रोल डाला तो एक्चुअली होगा क्या, पेट्रोल धुआं बन के बाहर में निकलेगा, इंजन को गर्म भी करेगा, यानी कि उसकी एनर्जी को भी इंक्रीज कर रहा है और साथ के साथ बाइक को चला भी रहा है। तो ये ला ये नहीं बता पाया था कि कोई भी ऑब्जेक्ट है या कोई भी मशीन है वो कितनी हीट को कितने वर्क में कन्वर्ट कर सकती है, जिसको जनरली आप एफिशिएंसी भी बोल सकते हैं। एफिशिएंसी के बारे में नहीं बता पाया था, ठीक है। उसके बाद आप लोगों ने देखा होगा, जब थर्ड इसकी लिमिटेशन है जो बोर्ड पे दिखेगी आपको, ठीक है, ये बाद में दिखेगी, लिख लेना इसको। थर्ड लिमिटेशन क्या थी, जब भी आप है ना गन से बुलेट फायर करते हैं तो वो उसकी नली होती है ना, जैसे ये गन है, ठीक है, जहां से बुलेट निकलती है उसको क्या बोलते हैं, नली बोलते हैं, ठीक है। वो क्या हो जाती है, गर्म हो जाती है, ठीक है, गर्म हो जाती है। ऐसा क्यों होता है, अगर गर्म होती है तो जनरली क्या होगा, वापिस अगर बुलेट आ जाए, वो जो बुलेट थी, गोली थी, अगर वो वापिस आ जाए, क्या उससे जो नली के अंदर हीट ट्रांसफर हुई, क्या वो बुलेट के अंदर ट्रांसफर हो सकती है। तो इन सारी चीजों के बारे में ये लॉ नहीं बता पाता।
तो इसकी कुछ लिमिटेशंस थी और इन्हीं लिमिटेशंस को दूर करने के लिए जनरली अपने पास सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक आता है। ठीक है, अब सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक डिस्कस करने से पहले कुछ बेसिक सी बातें रह गई इसकी, वर्क डन इन आइसोथर्मल एडियाबैटिक प्रोसेस, वो भी मैं आप लोगों को बता देता हूं। ठीक है, तो हेडिंग डालो, वर्क डन ड्यूरिंग आइसोथर्मल प्रोसेस, वर्क डन ड्यूरिंग आइसोथर्मल प्रोसेस। अब सबसे पहले देखो हेडिंग डाल ली होगी, वर्क डन ड्यूरिंग आइसोथर्मल प्रोसेस। अब आइसोथर्मल प्रोसेस क्या होता है भाई? प्रोसेस कैरिड आउट एट कांस्टेंट प्रेशर। ठीक है, अब इसकी जो थ्योरी है वो आप लोग खुद से लिखोगे। थ्योरी के अंदर क्या लिखना होगा? कंसीडर 1 मोल ऑफ गैस। ठीक है, क्या लिखना होगा? कंसीडर 1 मोल ऑफ गैस, कंसीडर 1 मोल ऑफ आइडियल गैस इन अ सिलेंडर फिटेड विद फ्रिक्शनलेस पिस्टन। ठीक है, लेट dq बी द अमाउंट ऑफ हीट गिवन टू द सिस्टम ड्यू टू विच पिस्टन मूव्स a very small distance dx such that small change in volume dv takes place, then work done is given by। एक्चुअली होता क्या है देखो, अब सारी चीजें वही है यार जो थोड़ी देर पहले बताई थी, कुछ नई बात नहीं है इसके अंदर। ये मेरे पास क्या है? फ्रिक्शनलेस पिस्टन है। ठीक है, 1 मोल ऑफ गैस है, 1 मोल ऑफ गैस है तो जनरली इसको क्या करेंगे? हीट देंगे। ठीक है, 1 मोल ऑफ गैस लो तो लो आपकी मर्जी है, वरना गैस भी ले सकती हो। कंसीडर अ गैस, आइडियल गैस फिटेड विद फ्रिक्शनलेस पिस्टन, राइट। अब क्या होगा जब आप इसको हीट देंगे, तो ये जब अपन ने क्या किया, डी क्यू स्मॉल अमाउंट ऑफ हीट दी, तो ये पिस्टन क्या करता है? स्मॉल डिस्प्लेस हो जाता है। ठीक है, और जो ये डिस्प्लेस होता है ना, दिस डिस्प्लेसमेंट इज dx। ठीक है, दिस दैट डिस्प्लेसमेंट इज dx। ये क्या है? dx है। अब देखो साथ की साथ इसकी वॉल्यूम क्या थी? v1 थी, इसकी वॉल्यूम क्या होगी? v2 होगी। तो इसकी वॉल्यूम के अंदर भी कितना चेंज आया है? dv चेंज आया है। ठीक है, स्मॉल अमाउंट ऑफ वॉल्यूम के अंदर क्या आया है? चेंज आया है। यही थ्योरी जो मैंने अभी थोड़ी देर पहले बताई आपको। तो अकॉर्डिंग टू फर्स्ट लॉ आप इसको क्या लिख सकते हैं? ठीक है, अकॉर्डिंग टू फर्स्ट लॉ, या इसको सबसे पहले ऐसे लिखो, चलो मैं बोलता हूं आप लिखो यार, टाइम तो लग ही रहा है, थोड़ा 10 मिनट और सही। कंसीडर, क्योंकि नंबर पूरे आएंगे, पूरे आने चाहिए इस आर्टिकल के अंदर और ये इंपॉर्टेंट आर्टिकल है। कंसीडर 1 मोल ऑफ गैस, कंसीडर 1 मोल ऑफ आइडियल गैस fitted with a frictionless piston, consider 1 mole of ideal gas fitted with a frictionless piston, fitted with frictionless piston। next line में लिखो let dq be the amount of, let dq be the amount of heat given to the system, heat given to the system due to which, let dq be the amount of heat given to the system due to which the piston move a very small displacement dx such that small change in volume dv take place, then work done is given by, then work done is given by। तो वर्क डन को कैसे लिखेंगे भाई? वर्क डन को लिखेंगे w is equal to v1 v2 p dv। ये इक्वेशन नंबर फर्स्ट आ गई। ठीक है, फ्रॉम आइडियल गैस इक्वेशन, ये गैस ही है इसके अंदर। ठीक है, इसके अंदर भी गैस ही है। फ्रॉम आइडियल गैस इक्वेशन, फ्रॉम आइडियल गैस इक्वेशन, अब अपने को पता है भाई कंटेनर है, कंटेनर के अंदर कौन सी गैस है? आइडियल गैस है। तो आइडियल गैस इक्वेशन से आप क्या लिख सकते हैं? पीवी इज इक्वल टू एनआरटी, पीवी इज इक्वल टू एनआरटी। तो यहां पर जनरली P है, उसकी वैल्यू क्या आ गई? nRT बाई V। ये इक्वेशन नंबर सेकंड आ गई। अब क्या करो भाई, इक्वेशन नंबर फर्स्ट के अंदर P की वैल्यू रख दो। P की वैल्यू रखेंगे तो W इज इक्वल टू N कॉन्स्टेंट है, नंबर ऑफ मोल, R कॉन्स्टेंट है, T कॉन्स्टेंट है, इसको मैंने बाहर निकाल लिया। ये V1 है, ये क्या है? V2 है। तो P की वैल्यू रखी है ना, तो क्या बच गया? 1 बाई V dV। ठीक है, जस्ट कुछ नहीं किया, P की वैल्यू रखी nRT बाई V और N कॉन्स्टेंट, R कॉन्स्टेंट, T कॉन्स्टेंट। ठीक है, क्या कर लिया? इसको बाहर निकाल लिया, राइट।
अब टी कांस्टेंट कैसे, आइसोथर्मल प्रोसेस है जो कांस्टेंट टेम्परेचर पे कैरिड आउट किए जाते हैं, ठीक है। अब इसका इंटीग्रेशन आप लोगों को पता है, अगर मेरे पास dx अपॉन x है तो इसका इंटीग्रेशन क्या होता है, log e की x, ठीक है। और लिमिट होती है उसको जनरली भी साथ में क्या कर देते हैं, पुट कर देते हैं। तो v है तो यहाँ पर इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा, तो मेरे पास जो w है दैट इज इक्वल टू n r t, ये हो जाएगा log बेस e है, ठीक है, ध्यान रखना बेस e है v1 से v2। अब लिमिट पुट कैसे करते हैं, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, n r t log e v2 माइनस log e v1, ठीक है। अब log m माइनस n फॉर्मूला होता है, log m माइनस log n है तो इसको लिख सकते हैं log m बाई n, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा, n r t log e की v2 बाई v1, ये क्या हो गया, w हो गया, ठीक है। अब आगे देखो, अब ये जो बेस है ना ये आप लोगों का e है, ठीक है। इसको 10 बनाने के लिए जनरली क्या करते हैं अपन, इसको 10 बनाने के लिए इसको 2.303 से मल्टीप्लाई कर देते हैं, 2.30। ये बेस कितना है, लोग का बेस कितना है e, इसको 10 बनाने के लिए जनरली आप क्या कर देते हैं nRT लोग, ये पहले e था ना ये 10 हो गया v2 बाई v1, समझ गए। अब देखो आइडियल गैस इक्वेशन से PV इज इक्वल टू nRT होता है, n क्या है, नंबर ऑफ मोल कांस्टेंट है, r क्या है कांस्टेंट है, t क्या है टेम्परेचर कांस्टेंट है, तो PV क्या आ जाएगा भाई, कांस्टेंट आ जाएगा, ठीक है। PV क्या आ गया, कांस्टेंट आ गया, तो यहां से लिख सकते हैं P1 V1 इज इक्वल टू P2 V2, तो यहां से V2 बाई V1 की वैल्यू क्या आ जाएगी, V2 अपॉन V1 और P1 बाई P2, तो क्या करो इसको P1 बाई P2 से रिप्लेस कर दो, तो W इज इक्वल टू 2.303 nRT log बेस क्या है 10 है, ये हो जाएगा P1 बाई P2, ये भी क्या हो गया, वर्क डन का फॉर्मूला हो गया। अब वर्क डन बाय द सिस्टम हो तो सिस्टम ने कोई काम कर दिया पॉजिटिव होगा, वर्क डन ऑन द सिस्टम हो क्या होगा, नेगेटिव होगा। ये लाइन भी आपको क्या करके आनी होती है, ऐड करके आनी होती है। तो ये जनरली अपने पास क्या आ गया, वर्क डन का फॉर्मूला आ गया इन केस ऑफ आइसोथर्मल प्रोसेस। अगर अपने पास प्रेशर गिवन है इनिशियल और फाइनल तो ये फॉर्मूला होगा, अगर मेरे पास वॉल्यूम गिवन है इनिशियल और फाइनल तो मेरे पास ये फॉर्मूला होगा, ठीक है। ये दो फॉर्मूले हैं जिनका आप लोगों को क्या करना है, यूज करना है इन केस ऑफ आइसोथर्मल प्रोसेस, राइट। नेक्स्ट आता है एडियाबैटिक प्रोसेस, वर्क डन ड्यूरिंग एडियाबैटिक प्रोसेस। स्क्रीनशॉट ले लो इसका, लेना है तो, वर्क डन ड्यूरिंग एडियाबैटिक प्रोसेस। हेडिंग डालो भाई, वर्क डन ड्यूरिंग एडियाबैटिक प्रोसेस। अब इस प्रोसेस के अंदर जनरली क्या होता है, एडियाबैटिक प्रोसेस वो प्रोसेस होते हैं जो कि कैरिड आउट किए जाते हैं कहां पर, कांस्टेंट प्रेशर के ऊपर, ठीक है। द प्रोसेस कैरिड आउट एट, सॉरी, एडियाबैटिक प्रोसेस क्या होते हैं, द प्रोसेस कैरिड आउट एट कांस्टेंट हीट, ठीक है। द प्रोसेस कैरिड आउट एट कांस्टेंट हीट, यहां पर भाई एक पॉइजन इक्वेशन होती है, ठीक है। पॉइजन इक्वेशन क्या होती है, एडियाबैटिक प्रोसेस के अंदर अपने पास जो इक्वेशन आती है दैट इज PV की पावर गामा इज इक्वल टू कांस्टेंट। इस इक्वेशन को जनरली बोला जाता है पॉइजन इक्वेशन। क्या बोला जाता है, पॉइजन इक्वेशन, ठीक है। अब ये कैसे आती है, टाइम कितना हो गया, चलो बता देते हैं। अब जो इक्वेशन है ये कैसे आती है, सबसे पहले तो बात यही आती है, ठीक है। अब इसका मैं प्रूफ बता रहा हूं, इसको क्या बोलते हैं, पॉइजन, ठीक है। क्या बोलते हैं, पॉइजन इक्वेशन, ठीक है। अब ये आती कैसे है, इसके लिए देखो फर्स्ट लॉ से जो अपने पास dq है वो किसके बराबर है, du प्लस dw। ध्यान से समझना भाई, जो dq है वो किसके बराबर है, du प्लस dw। अब प्रोसेस कैसा है, एडियाबैटिक, तो dq की वैल्यू क्या होती है, 0 होती है। ये क्या आ गया, du प्लस dw हो गया। अब देखो जो du है इसकी वैल्यू क्या होती है, cv/dt। कैसे आई, अभी जस्ट बताया था, ठीक है, थोड़ी देर पहले। आर्टिकल देखो, कौन सा आर्टिकल,
समझ गए? चल रहा है दिमाग, कर रही है काम। मेयर रिलेशन, ठीक है। मेयर रिलेशन में डी यू की वैल्यू अपन ये निकाली थी, ठीक है। वर्क डन की वैल्यू क्या आई थी अपने पास? वर्क डन की आई थी पीडीवी। कोई दिक्कत? इस इक्वेशन को मानो फर्स्ट, इसको मानो सेकंड, इसको मानो थर्ड, हो गई। अब क्या करो, ये दोनों वैल्यूज इक्वेशन नंबर फर्स्ट के अंदर पुट कर दो। पुट करेंगे तो मेरे पास क्या आ गया? सीवी dt प्लस पी डीवी किसके इक्वल आ गया? 0 के इक्वल आ गया, ठीक है। किसके इक्वल आ गया? 0 के इक्वल आ गया। यहां तक किसी को कोई दिक्कत नहीं होगी। अब अपने पास आइडियल गैस इक्वेशन होती है। आइडियल गैस इक्वेशन क्या होती है? पीवी इज इक्वल टू nRT, नंबर ऑफ मोल क्या है? 1 है, तो इसको लिख सकते हैं पीवी इज इक्वल टू RT, ठीक है। अब क्या करो, इसको डिफरेंशिएट करो दोनों साइड। दोनों साइड अगर मैं डिफरेंशिएशन करता हूं तो फर्स्ट फंक्शन एज इट इज डिफरेंशिएशन ऑफ सेकंड प्लस सेकंड एज इट इज डिफरेंशिएशन ऑफ फर्स्ट इज इक्वल टू ये आर कांस्टेंट है, ये क्या आ गया? dt आ गया। अब यहां से क्या करो, dt की वैल्यू निकालेंगे तो r को मैं इस साइड ले जाता हूं, तो ये किस में आ गया? नीचे आ गया। अब क्या करो, जो ये मेरे पास इक्वेशन नंबर 4 है, ठीक है, इक्वेशन नंबर 4 में क्या करो, dt की वैल्यू पुट कर दो। इक्वेशन नंबर 4 में अगर मैं dt की वैल्यू पुट करता हूं तो ये आएगा cv, dt की क्या आएगी? p dv प्लस v dp अपॉन r, और यहां पर क्या आएगा? प्लस p dv इज इक्वल टू 0। यही तो आएगा, ठीक है। ये मेरे पास क्या आ गई? इक्वेशन आ गई। अब इसको थोड़ा सिंप्लीफाई कर लेते हैं। सिंप्लीफाई कैसे करोगे? इसको अंदर मल्टीप्लाई करते हैं, एलसीएम लेते हैं, तो ये cv p dv प्लस cv, ये v हो गया, dp प्लस p, ये r dv इज इक्वल टू 0। r को उस साइड लेके चला गया तो 0 इंटू आर 0 हो जाएगा, ठीक है। जस्ट ये एलसीएम लिया है, कुछ नहीं किया, एलसीएम लेके r को उस साइड भेज दिया। अब इसके अंदर देखो क्या कुछ कॉमन आ रहा है? कुछ ना कुछ जरूर मिलेगा भाई। यहां पर देखो कॉमन आ रहा है, ठीक है। दोनों में से क्या कॉमन आ रहा है? pdv कॉमन आ रहा है। यहां पर क्या हो गया? cv प्लस r, यहां पर क्या बच गया? cv v dp इज इक्वल टू 0। अब ये मेयर रिलेशन क्या होता है? cp माइनस cv इज इक्वल टू r, तो यहां से cv उस साइड चला जाएगा, r प्लस cv जनरली क्या बन जाएगा अपने पास? ये बन जाएगा भाई cp, ठीक है, प्लस cv v dp इज इक्वल टू 0। अब क्या करो, दोनों साइड डिवाइड कर दो। किससे डिवाइड करोगे? लाइन लिखनी होती है, डिवाइडिंग बोथ साइड बाय cv pv, ठीक है, cv p, ठीक है। दोनों साइड इससे क्या करते हैं? डिवाइड करेंगे। डिवाइड करेंगे तो देखो जो चीजें कट रही उनको कैंसिल आउट करो, तो ये कैंसिल आउट हो गया, ठीक है। यहाँ पर क्या कैंसिल आउट हो रहा है? v से v कैंसिल आउट हो गया। बच गई क्या टर्म? ये बच गया cp बाय cv, ये हो जाएगा dv बाई v प्लस यहाँ पर cv से cv भी गया, तो यहाँ पर क्या बच गया? dp बाई p बच गया, dp बाई p इज इक्वल टू 0, ठीक है। अब इसको दोनों साइड इंटीग्रेट करो। इंटीग्रेट करेंगे तो ये क्या होता है? cp बाई cv, ये जनरली गामा होता है, ठीक है, इसको मैं गामा से रिप्लेस कर रहा हूँ। तो दोनों साइड इंटीग्रेट करोगे तो ये जनरली क्या बन जाएगा आप लोगों का? log e v प्लस ये आप लोगों का क्या बन जाएगा? log e p बन जाएगा इज इक्वल टू 0। इसके आगे गामा चल रहा है, ठीक है। अब ये log की प्रॉपर्टी होती है क्या? m log n है, तो इसको आप क्या लिख सकते हैं? log n की पावर m, तो इसको लिख सकते हैं log e v की पावर गामा प्लस इस साइड 0 है तो इंटीग्रेट करोगे तो यहां पर कोई ना कोई कांस्टेंट टर्म आ जाएगी, ठीक है, v की पावर गामा प्लस log e p इज इक्वल टू कांस्टेंट। अब m n, ठीक है, m प्लस n, log m प्लस log n क्या होता है भाई? log mn होता है, ठीक है। log m प्लस log n क्या होगा? log mn होगा। तो यहां से अपने पास क्या आ गया भाई? ये आ गया pv की पावर गामा इज इक्वल टू कांस्टेंट, ठीक है। और यही अपने पास इक्वेशन होती है, pv की पावर गामा इज इक्वल टू कांस्टेंट। ये आप लोगों का क्या होता है? पॉइजन इक्वेशन होती है, ठीक है। इसके बारे में पता होना चाहिए कैसे आती है। क्यों पता होना चाहिए? क्योंकि इसका यूज है भाई अपने पास कि पॉइजन इक्वेशन का यूज है किसके अंदर? एडियाबैटिक वर्क डन निकालते हैं आप इक्वेशन के अंदर, उसके अंदर क्या है? इसका यूज है, ठीक है। अब देखो, अब क्या कैलकुलेट करते हैं? वर्क डन कैलकुलेट करते हैं भाई, वही है 1 मोल ऑफ गैस कंसीडर करते हैं। थ्योरी आपको लिखनी है, वर्क डन मैं बताता हूं आप कैसे करोगे, ठीक है। पॉइजन इक्वेशन समझ में आ गई होगी।
पॉइजन इक्वेशन क्या है, वही पीवी की पावर गामा इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट। कैसे आई पता लग गया। अब 1 मोल ऑफ आइडियल गैस लेते हैं इन अ सिलेंडर हैविंग परफेक्टली इंसुलेटिंग वॉल्स। अब कैसा केस है, एडियाबैटिक है। तो एडियाबैटिक केस में जो ये आप सिलेंडर लेते हैं दैट इज परफेक्टली इंसुलेटिंग, ठीक है, परफेक्टली इंसुलेटिंग। परफेक्टली इंसुलेटिंग का मतलब क्या होता है भाई, इसके अंदर से हीट नहीं जा सकती, ठीक है। जो ये पिस्टन है इट इज ऑल्सो बी टेकन सच अ वे दैट इट इज परफेक्टली इंसुलेटिंग, ठीक है। अब अकॉर्डिंग टू वर्क दैट कैन बी कैलकुलेटेड, ठीक है। कैसे वर्क को कैसे कैलकुलेट करते हैं, कैसे कैलकुलेट करते हैं, यही तो फॉर्मूला है ना, W इज इक्वल टू पी डी वी, ठीक है। ये फॉर्मूला आता है वर्क कैलकुलेट करने का। V1 V2 ये अपने पास क्या आ गई, वॉल्यूम आ गई, ठीक है। सिलेंडर लिया PVT, मैं फिर से एक बार थ्योरी बोल देता हूं कैसे लिखनी है आप लोगों को। सबसे पहले कंसीडर 1 मोल ऑफ आइडियल गैस इन, लिख रहे हो तो साथ के साथ बोल रहा हूं, कंसीडर 1 मोल ऑफ आइडियल गैस इन अ सिलेंडर हैविंग परफेक्टली insulating walls and piston. Let PVT be the pressure, volume and temperature of the gas. Pressure, volume, temperature of the gas. Then work done is given by. इसको फर्स्ट इक्वेशन कर दो, ठीक है। अब पॉइजन इक्वेशन से अकॉर्डिंग टू पॉइजन इक्वेशन PV की पावर गामा इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट, ठीक है। यहां से P की वैल्यू निकालते हैं दैट इज KV की पावर गामा, ठीक है। ये नीचे चला गया, ये इक्वेशन नंबर 2 होगी। इसको यहां पर पुट करो, क्या आएगी, V1 से V2 KV की पावर गामा, यहां पर क्या है DV, K कांस्टेंट है बाहर निकालो, K कांस्टेंट है बाहर निकाला, ये V1 है, ये क्या है V2 है, 1/V की पावर गामा DV। अब इसको इंटीग्रेट करो, इंटीग्रेट करेंगे तो इसको लिख सकते हैं V1 से V2 V की पावर माइनस गामा डी, ठीक है। पावर के अंदर एक ऐड करते हैं, इंटीग्रेशन के अंदर जो पावर के अंदर होता है उसके अंदर एक ऐड करते हैं तो गामा प्लस 1, ठीक है। नीचे क्या आएगा मेरे पास, उसी से क्या कर देते हैं, डिवाइड कर देते हैं। ये रूल आप लोगों को पता होगा, इंटीग्रेशन के अंदर क्या करते हैं, पावर के अंदर एक ऐड करते हैं और उसी से क्या कर देते हैं, डिवाइड कर देते हैं। समझ में आ गया। अब देखो यहां पर लिमिट पुट करेंगे, तो लिमिट पुट करोगे तो W क्या आ गया भाई, ये इसको 1 माइनस गामा लिख देते हैं, ठीक है, कि गामा प्लस 1 बाहर निकाल लिया। अंदर अपर लिमिट पुट करेंगे तो आएगा V2 की पावर गामा प्लस 1 माइनस V1 की पावर गामा प्लस 1। कोई दिक्कत, यहां तक आई थिंक समझ में आ गया होगा, ठीक है। ये वैल्यूज पुट कर दी, क्या पुट की है, जस्ट जो लिमिट थे उनको क्या कर दिया, पुट कर दिया। अब देखो अकॉर्डिंग टू पॉइजन इक्वेशन P1 V1 की पावर गामा इज इक्वल टू P2 V2 की पावर गामा इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट। ऐसा होता है, बिल्कुल होता है, ठीक है। ये क्या है, कांस्टेंट, इसको K मान लेते हैं। तो यहां से अगर मैं V1 की पावर गामा, यहां से जो K है ना इसकी वैल्यू पुट करते हैं, अंदर मल्टीप्लाई करता है 1 बाई गामा प्लस 1, अंदर मल्टीप्लाई करा K V2 की पावर गामा प्लस 1 माइनस K V1 की पावर गामा प्लस 1। तो K की वैल्यू अपने पास ये है, पुट करो, पुट करेंगे तो K क्या आ गया मेरे पास, P2 V2 की पावर गामा और V2 की पावर, क्या किया भाई, जो मेरे पास ये K था इस K की जगह जो ये K था ये वैल्यूज पुट की और कुछ नहीं किया, ठीक है। ये K की वैल्यू पुट करती, यहां पर भी सेम ऐसे ही P1 V1 की पावर गामा V1 गामा प्लस 1, ठीक है। अब बेस सेम है तो पावर ऐड हो जाएगी, पावर ऐड होगी तो यहां पर क्या बच गया भाई, ये प्लस का गामा ये माइनस का गामा कैंसिल आउट हो जाएगा, तो ये बच गया P2 V2 माइनस P1 V1। तो ये मेरे पास किसकी वैल्यू आ गई, W की वैल्यू आ गई। कोई दिक्कत। अब आइडियल गैस इक्वेशन है तो PV इज इक्वल टू nRT, ठीक है। आइडियल गैस ली है पानी, आइडियल गैस इक्वेशन क्या होती है, PV इज इक्वल टू nRT। तो देखो P1 V1 इज इक्वल टू n कॉन्स्टेंट R कॉन्स्टेंट T1, P2 V2 इज इक्वल टू nR। तो P1 V1 और P2 V2 की जगह ये वैल्यू भी रख सकते हो, ये वैल्यू रखेंगे तो ये आएगी nR, तो कॉमन ही निकाल दिया मैंने, ठीक है।
यहाँ पर क्या बचेगा, यहाँ पर बचेगा भाई T2 माइनस T1। तो ये वर्क डन का फॉर्मूला हो गया इन केस ऑफ एडियाबैटिक प्रोसेस। ठीक है भाई, तो ये आप लोगों का भाई फर्स्ट पार्ट था। ठीक है, यूनिट फर्स्ट की फर्स्ट वीडियो थी। इसके बाद जो सेकंड वीडियो आपको जल्दी ही चैनल के ऊपर मिल जाएगी। थैंक्स फॉर वॉचिंग क्रिएटिव स्टडी AK। और चैनल के ऊपर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। और ये आज पहली बार मैंने चैनल के ऊपर भाई कंटिन्यू इतनी लंबी वीडियो डाली है, जस्ट बिकॉज ऑफ यू। मेरे पास बहुत सारे स्टूडेंट हैं जो यहाँ पर भी आते हैं, उनका भी यही कहना था कि सर आप एक वीडियो ऐसी बनाइए जिसके अंदर हमारी एक यूनिट कंप्लीट हो जाए। ठीक है, तो आप लोगों के लिए स्पेशली इतनी लंबी क्लास ली है। तो चैनल के ऊपर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना। वीडियो कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताना। एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग क्रिएटिव स्टडी।